जय हिंद बच्चों, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है ग्राउंड जीरो डिफेंस इंस्टीट्यूट में। तो बच्चों, जैसा कि मेरे को आप सबके कमेंट्स प्राप्त हो रहे हैं, जो मैं देखता जा रहा हूं, तो मुझे आप लोगों के कमेंट से बहुत ज़्यादा जो है इंकरेजमेंट, प्रोत्साहन मिल रहा है। ग्राउंड जीरो की टीम भी इसी चीज़ के ऊपर ज़्यादा फोकस कर रही है कि एंड टाइम पे जैसे जैसे आपका पेपर नज़दीक आ रहा है, आपके लिए कुछ यूजफुल बेनिफिशियल वीडियोज़ हम आप अपने ऐप में और यूट्यूब चैनल पे अपलोड करें। आज का जो टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं, इट विल बी द कॉन्टिनेंट्स ऑफ द वर्ल्ड, जितने भी महाद्वीप हैं उस पर। और ये जो मैं कॉन्टिनेंट्स पर आज वीडियो बनाने वाला हूं, उसमें सबसे पहले मैं एशिया कॉन्टिनेंट, यानी कि मैं सारे कॉन्टिनेंट्स को एक पर्टिकुलर वीडियो में कवर नहीं करूंगा, क्योंकि मैं इसको डिस्क्रिप्टिव वे में, जहां तक स्टैटिक जीके का सवाल है, उस पॉइंट ऑफ व्यू को, उस पर्टिकुलर पर्पस को फोकस करते हुए मैं आज ये समझाने वाला हूं। तो जो भी बच्चा फ्रेशर है, ये जो पहले भी पढ़ चुका है, किसी भी कोचिंग में या ऑनलाइन पढ़ चुका है, तो यहां मैं आपको कंप्लीट डिटेल विद डायग्राम्स, विद सर्टेन इंपॉर्टेंट फीचर्स, मैं आपकी ये वीडियो आपके सामने लेकर आया हूं। अच्छा, दूसरी चीज, अगर आप हमारी वीडियो पसंद कर रहे हैं, तो यहां पर आपके ऊपर टॉप में, लेफ्ट टॉप में एक आई बटन है, उस पर जाकर के आप हमारी यूट्यूब में ओशन करंट्स और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन की वीडियोस को भी देख सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। और मैं यही उम्मीद करूंगा कि अगर आपको पसंद आती है तो आप उसको और शेयर और लाइक करें। ठीक है, तो चलिए इसी नोट पर हम स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक है विच इज ऑन द कॉन्टिनेंट्स ऑफ द वर्ल्ड। ओके बच्चों, देखो, सबसे पहली चीज तो जितने भी डिफेंस एस्पिरेंट्स होते हैं, उनके मन में डाउट होता है कि कॉन्टिनेंट्स के बारे में हमें बहुत सारा मैटर किताबों में मिलता है, लेकिन मैंने उन सभी मैटर को सेग्रीगेट करने की कोशिश करी है यहाँ पे। ठीक है, और टू द पॉइंट रखने का प्रयास किया है कि बच्चे को कुछ भी ना पढ़ा दूं, रेलेवेंट मैटर पढ़ाया जाए। ठीक है, और बहुत ही सिंपल लेमन भाषा में आपको बताने वाला हूं। ओके, तो चलिए, सबसे पहले आपको यहां पर मैं बता रहा हूं, एक जो आपको फोटो पिक्चर यहां दिखाई दे रही है, इस पिक्चर में आपको सारे कॉन्टिनेंट्स नजर आ रहे हैं, लाइक दिस एशिया पार्ट, ठीक है, विच इज द बिगेस्ट लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट, देन दिस इज अफ्रीका। ओके, उसके बाद नॉर्थ अमेरिका थर्ड नंबर पे, देन दिस इज साउथ अमेरिका, देन आपको ये यूरोप दिख रहा है, देन ऑस्ट्रेलिया, एंड द लास्ट जो नो मैंस लैंड है, इट इज एंटार्क्टिका नीचे। अब कभी आपने ये सवाल किया है कि आखिरकार ये जो महाद्वीप हैं, क्या स्टार्टिंग से ये महाद्वीप ऐसे ही थे? तो सबसे पहले कॉन्टिनेंट्स को पढ़ाने से पहले, शुरू करने से पहले, मैं आपको एक छोटा सा ब्रीफ यहां देने वाला हूं कि इन कॉन्टिनेंट्स का आखिरकार निर्माण कैसे हुआ। और इस पर कई बच्चों ने जो पहले पढ़ चुके हैं, उनको एक थ्योरी के बारे में जानकारी होगी, विच इज अबाउट कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी, है ना। तो पहले मैं छोटा सा ब्रीफ आपको दे दूंगा कि आखिरकार ये महाद्वीपों का निर्माण इस तरह से हुआ, कैसे हुआ। अब आप ये जो कॉन्टिनेंट्स आप देख रहे हैं, आप देखें कि ये सभी कॉन्टिनेंट्स का जो शेप है, ये एक जिगसॉ की तरह है। इन 1912 एल्फ्रेड वेगनर नाम के एक व्यक्ति ने सबसे पहले इस चीज को नोटिस किया। पहली चीज, उन्होंने देखा कि ये साउथ अमेरिका कैन बी फिट इनटू अफ्रीका, दिस नॉर्थ अमेरिका वाला पार्ट यूरोप के संग अटैच हो सकता है, एंड सो ऑन, है ना। फिर उन्होंने कुछ चीजें और भी नोट करी कि जो हमारे पास फॉसिल्स पाए जा रहे हैं एक कॉन्टिनेंट में, वो वही फॉसिल्स दूसरे कॉन्टिनेंट में, जो रॉक्स हमें मिल रही हैं, वो रॉक्स सेम एज की हमें दूसरे कॉन्टिनेंट में मिल रही है। तो इस चीज का उन्होंने अध्ययन किया डीपली, तो देन ही केम टू अ कंक्लूजन विद इट्स कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी। तो मैं उसी की आपको एक फोटो दिखाता हूं कि दिस इज कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी, जो जनरली आपको किताबों में, जीके की बुक में मिलती है। मींस जो सातों महाद्वीप हैं, वो कंप्लीटली एक बिग सुपर लैंड मास, यानी कि एक बहुत बड़े खंड, एक बहुत बड़ा एरिया था, भूमि का खंड था। उस पूरे भूमि के खंड को हम पेंजिया बोलते थे। और जो जितने भी आज हमारे सागर हैं, जैसे पैसिफिक ओशन इज देयर, इजंट इट, इंडियन ओशन इज देयर, आर्कटिक ओशन इज देयर, अटलांटिक ओशन इज देयर, तो जितने भी समुद्र हैं, वो सब एक सिंगल ओशन, एक सुपर ओशन हुआ करता था, उसे कहा जाता था पेंथलासा। ये सब आपको कॉमन चीज पता है, लेकिन अब आपको ध्यान रखना है कि ये जो लैंड मास है पेंजिया, ठीक है, तो दिस पर्टिकुलर पेंजिया स्टार्टेड ब्रेकिंग, ये ब्रेक हुआ। अच्छा, यहां आपको मैं एक चीज नोट और कर दूं, कुछ बच्चे मेरे पास जैसे कमेंट कर रहे हैं कि सर, ये जो कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी है, इसको आप जियोलॉजिकल टाइम स्केल पर भी बताएं। तो बेटा, मैं आगे एक वीडियो, छोटी सी वीडियो बनाऊंगा, जिसमें मैं आपको समझाऊंगा जियोलॉजिकल टाइम स्केल के बारे में भी। आपने सुना होगा देयर इज इयॉन, ठीक है। बच्चों को कंफ्यूजन रहती है, सर ये इयॉन, इरा, पीरियड, इपॉक,
है ना, एंड देन एज, आपने कुछ वर्ड सुने होंगे, ये इयॉन, इरा, पीरियड, इपॉक, एज, कुछ नहीं, ये मैंने सीक्वेंस में लिखा है, ध्यान रखना। इयॉन कंसिस्ट ऑफ बिलियन ईयर्स, 0.5 बिलियन ईयर्स मानो, इट इज इन बिलियन, ठीक है, ये बिलियन ईयर्स में होता है इयॉन, इट इज द लार्ज यूनिट, ठीक है। एरा इससे छोटा होता है, विच इज ऑफ सेवरल 100 मिलियन ईयर्स, ये मिलियन ईयर्स में होता है। पीरियड जो होता है ये 100 मिलियन ईयर्स में होता है, 100 में, ये सेवरल सम 100 में। फिर इपॉक जो आ जाता है वो हो जाता है आपका कुछ मिलियन ईयर्स में, ये होता है 1 मिलियन ईयर लाइकवाइज, ठीक है। तो हम इस पर्टिकुलर टाइम पीरियड को लेकर के मैं एक वीडियो बनाने वाला हूं, जिसपे मैं आपको बताऊंगा कंप्लीटली, जो आपने सुना होगा पेलियोजोइक, मीजोजोइक, है ना, तो सेनोजोइक, है ना, जितने भी आपके इयॉन, इरा जितने भी आए हैं, तो उस पर आप मेरी वीडियो का वेट करें, मैं उस पर भी आपके लिए सारे डाउट्स क्लियर कर दूंगा। फिलहाल यहां पर महाद्वीपों का जो निर्माण हुआ है उसको लेकर के आप समझो। ये जो पेंजिया है ये कब टूटा, ये जो टूटा था, तो इसके लिए आप ध्यान रखें, इट वॉज ड्यूरिंग द टाइम पीरियड ऑफ पेलियोजोइक एरा। ये कौन सा था, पेलियोजोइक एरा। जो पेलियोजोइक एरा है ये स्टार्ट होता है 550 से 250 बिलियन ईयर्स, है ना, 250 तक चलता है ये। तो ये जब टूटना, अब ये पेलियोजोइक एरा को भी हमने डिवाइड किया था, पेलियोजोइक एरा फिर आगे चल करके फर्दर डिवाइड होता है, ठीक है। इसमें एक आता है प्रीमियन ईयर, प्रीमियन इरा, ठीक है, प्रीमियन इरा। ये पेलियोजोइक के बाद क्या आ जाता है, प्रीमियन इरा आता है। तो इसी प्रीमियन इरा में आगे चल करके हमारे पास पेलियोजोइक के बाद आता है मीजोजोइक, सॉरी क्या आता है, मीजोजोइक आता है, मीजोजोइक के बाद आता है सीनोजोइक, ठीक है। अब यहां पर बच्चे कंफ्यूज हो रहे हैं कि सर इतने टिपिकल टर्म्स आप अगर यूज करने वाले हैं तो एशिया कॉन्टिनेंट पढ़ने का फायदा क्या है। तो मैं यही चीज मैं आपको बताने वाला हूं कि जो बच्चे आसान चाहते हैं तो बेटा उसके लिए ये पोर्शन आप छोड़ सकते हो, इसको आप अलग वीडियो में अगर कवर करोगे तो आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। मैं आपके लिए बहुत इजी वे में ये पूरा टाइम स्केल समझाने वाला हूं। अब जो बच्चे कह रहे हैं कि सर सिर्फ कॉन्टिनेंट तक सीमित रहना है, तो उसमें सिर्फ 3 चीजें ध्यान रखनी है। पहला, पेंजिया ये एक सुपर लैंड मास जो था ये 255 मिलियन ईयर्स पहले की बात है। ये पर्टिकुलर पेंजिया टूटा तो ये ट्राइसिक पीरियड में, ट्राइसिक, जुरासिक, क्रिटेशियस, ये टर्म्स आएंगे जियोलॉजिकल टाइम स्केल में। तो ये ट्राइसिक पीरियड में, लेटर ट्राइसिक पीरियड में टूटना शुरू हुआ, और जब ये टूटा 2 भागों में, तो इनसे ऊपर वाला भाग बना लॉरेशिया, इसको अंगारा लैंड भी कहते हैं। इसको क्या बोलते हैं बेटा, अंगारा लैंड भी कहते हैं, ठीक है। और फिर एक नीचे का भाग टूटा जिसे कहते हैं गोंडवाना। जब ये 2 भाग टूटे तो बीच में एक नया सागर बना जिसे टेथिस सागर बोला गया। उसके बाद फिर लेटर जुरासिक पीरियड में फिर और खंडन शुरू हुआ। ये देख रहे हो ना, लेटर जुरासिक पीरियड में और खंडन शुरू हुआ, तो ये लॉरेशिया 2 भागों में टूट गया, एक नॉर्थ अमेरिका, एक ये खंडन, इस खंडन से फिर एक यूरोप और एक एशिया बना। फिर ये जो गोंडवाना है, ये गोंडवाना टूटा साउथ अमेरिका, अफ्रीका, एंटार्क्टिका, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया। समझ पा रहे हैं? तो कई बार आपके पेपर में क्वेश्चन इस तरह से भी आएगा कि आपके जो 7 महाद्वीप हैं, तो उन 7 महाद्वीपों में जैसे एशिया है, ठीक है, उसके बाद नॉर्थ अमेरिका है और यूरोप है। अगर कोई आपसे पूछे कि ये जो महाद्वीप है तो उनमें से कौन से महाद्वीप लॉरेशिया का पार्ट है, तो आप बताएंगे ये 3 महाद्वीप, एशिया, नॉर्थ अमेरिका, यूरोप, जो उत्तर में है, ये 3 महाद्वीप लॉरेशिया का पार्ट थे, अंगारा लैंड का, क्योंकि उत्तर में आते हैं, बहुत इजी है। और बचे आपके जो जितने भी बाकी नीचे साउथ की तरफ, साउथ अमेरिका, ये जो साउथ अमेरिका है, अफ्रीका है, एंटार्क्टिका है, ऑस्ट्रेलिया है, ठीक है, 1 2 3 4 दक्षिण की तरफ जो आपके महाद्वीप हैं, ये सब गोंडवाना का हिस्सा है। तो एक तो आपका क्वेश्चन यहां पर क्लियर, कंसेप्ट आपका क्लियर होता है, ठीक है। तो ये महाद्वीप का खंडन शुरू हुआ और धीरे धीरे ये जो महाद्वीप, ये जो खंड हैं, ये टूटने के बाद ड्रिफ्ट हुए, ड्रिफ्ट मतलब मोशन में, और धीरे धीरे ये जो इंडिया का भाग है, ये इंडिया पहले अंटार्कटिका से टूटा, फिर ऑस्ट्रेलिया भी अंटार्कटिका से टूटा, और इंडिया ने नॉर्थ ईस्ट ड्रिफ्ट शुरू किया, यानी कि ये नॉर्थ की तरफ बढ़ने लगा। तो ये जो नॉर्थवर्ड ड्रिफ्ट था, यानी कि मोशन था, ये इंडिया जाकर के एशिया से टकरा गया।
इजंट इट? तो आपको इसको मैं एक रिपीट कर देता हूं। सबसे पहले एक बड़ा लैंड मास था पेंजिया, पानी वाला भाग पेंथलासा। पेंजिया जो है ये टूटना शुरू हुआ और इसके बीच में जब ये ब्रेक हुआ, सेपरेट हुआ, तो ऊपर वाला भाग लॉरेशिया, नीचे वाला भाग गोंडवाना, और जब टूटने के बाद बीच वाला जो आपका पानी वाला भाग है दैट वाज टेथिस सी। फिर दिस पर्टिकुलर अंगारा लैंड एंड गोंडवाना लैंड अगेन इट ब्रोक, और उससे बने फिर आपके नॉर्थ अमेरिका, यूरोप और एशिया, और गोंडवाना से बने साउथ अमेरिका, अफ्रीका, एंटार्क्टिका और ऑस्ट्रेलिया। और फिर उसी टाइम पीरियड में इंडिया भी जो है अलग होकर के नॉर्थ की तरफ चलने लग गया, इधर ऑस्ट्रेलिया भी नॉर्थ की तरफ चलने लग गया। ठीक है, तो ये कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी जो है हम जियोलॉजिकल टाइम स्केल में पढ़ने वाले हैं, जहां हालांकि मैंने इसमें आपको ब्रीफ दे दिया है। और इसी वजह से आप देखो, इसी वजह से ये 7 महाद्वीप जो है इनका निर्माण हुआ। कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी आपने ये भी पढ़ी होगी कि एल्फ्रेड वेगनर ने जो है जो रीजन दिए थे, है ना, वो नकार दिए गए। और फिर जब प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी आई तो उसने सब चीज क्लियर कर दी कि आखिरकार ये 7 महाद्वीपों का मोशन पॉसिबल क्यों हुआ था, और ये आज भी मोशन में है। तो वो प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी एक अलग, हम उस पर भी वीडियो बनाने का मैं प्रयास करूंगा, बच्चों के लिए इजी हो जाएगा, डोंट वरी। फिलहाल कॉन्टिनेंट हम शुरू करते हैं। अगला मतलब फर्स्ट कॉन्टिनेंट के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले आप देखें, जो ये सातों महाद्वीप आप देख रहे हो, तो इन 7 महाद्वीपों का एक कंप्लीट पॉलिटिकल मैप आप यहां आपके सामने मैंने यहां पर प्रस्तुत किया है। ये पॉलिटिकल मैप कंबाइंड है। देखो आप देख रहे हैं कि मैंने यूएसए, सॉरी दिस नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका को कंप्लीट कॉन्टिनेंट्स को एक ही उसमें पेज में, एक ही पेपर में, फोटो में आपको मैंने दिखाने का प्रयास किया है विद कंट्रीज। मैंने यहां पर इसमें सारी कंट्रीज मेंशन है, आप चेक कर सकते हैं, सारी कंट्रीज मेंशन है इसमें। तो यहां से आपको हेल्प हो जाएगी कि कौन कौन सी कंट्री, अगर बच्चे को लग रहा है कि एक फेज में देखना चाहता है, क्योंकि हमारी अर्थ गोल है, तो गोल होने की वजह से एक बार में आप सिर्फ एक फेज देख पाते हैं, तो यहां आपको कंप्लीट फेज दिखाई दे रहा है। ठीक है ना? अच्छा, अब ये फोटो दिखाने का पर्पस क्या है वो समझो। बच्चों को यह भी दिमाग में होना चाहिए कि आप यहां देख पा रहे हैं जो रशिया है, देख पा रहे हैं रशिया का फैलावा कहां तक फैलावट है रशिया की। रशिया का पार्ट यूरोप के उसमें भी जा रहा है, एशिया में भी जा रहा है, इजंट इट? इधर आप देख रहे हैं ऑस्ट्रेलिया, इधर आप देख रहे हैं न्यूजीलैंड, और ये पोर्शन आप देखो, ये वाला पोर्शन कई बच्चों को इसके बारे में पता ही नहीं है, तो मैं आपकी आने वाली वीडियो में ये सब पढ़ाने वाला हूं। ठीक है, दीज आर माइक्रोनेशिया, पॉलिनेशिया, मेलानेशिया, ये मैं सब पढ़ाने वाला हूं। मैं अभी बता रहा हूं कि मैं इस वीडियो में क्या क्या आपको कवर करके दूंगा। ठीक है, आपकी इन सब आइलैंड्स के बारे में कंप्लीट बताऊंगा मैं। अफ्रीका देख रहे हो, अफ्रीका से जुड़ी हुई सारी चीजें, पेपर में क्वेश्चन आता है कि बताइए इंडियन ओशन में एक कंट्री है सेशल, वो किसका भाग है, अफ्रीका का या एशिया का? क्वेश्चन इस तरह से आते हैं, तो ध्यान रखें, दिस इज सेशल एंड दिस इज द स्मॉलेस्ट कंट्री ऑफ अफ्रीका। गॉट इट? तो मैं ऐसी सारी इंफॉर्मेशन आपके सामने शेयर करने वाला हूं। अब मुझे एक चीज बताएं कि इस पर्टिकुलर मैप को अगर आप अच्छे से दिमाग में मानचित्र नहीं बनाएंगे तो आपके पेपर में बड़ी मुश्किल होती है। आपकी ऑलमोस्ट 40% ज्योग्राफी एटलस से कवर हो जाती है। अगर आपकी एटलस, आपने मैप्स की रीडिंग अच्छे से करी है बेटा, तो आपकी ज्योग्राफी पे कमांड बहुत अच्छी हो जाएगी। ठीक है, बहुत जरूरी है। चलिए आगे, दिस इज अ फिजिकल मैप ऑफ द कॉन्टिनेंट्स। आप देख पा रहे हैं कंप्लीटली मैंने यहां पर क्या क्या मार्क किया है। अब यहां आप नोट करें, यहां जो वर्ल्ड मैप आपको दिख रहा है जिसमें कॉन्टिनेंट्स हैं, उसमें कुछ फीचर्स नोट करो। जैसे यहां पर लिखा है सी, ठीक है, आइलैंड देख रहे हो आप, ये सी, आइलैंड देख रहे हो, गल्फ देख रहे हो, बे, ये सब ज्योग्राफिकल फीचर्स आपको याद करने हैं। केप देख रहे हो आप, केप यहां पर लिखा है, केप आपको दिख रहा है यहां पर, ओशन, चैनल, इजंट इट? तो ये सब चीजें देखिए, अगेन आइलैंड, ओके, स्ट्रेट, सी, सब चीजें आपको ध्यान रखनी है। ये तो जितने भी ज्योग्राफिकल फीचर्स है मैं आपको इस पर्टिकुलर वीडियो में एक एक कॉन्टिनेंट को समझाते हुए बताने वाला हूं। ऑल द माउंटेन्स, गल्फ, स्ट्रेट, बे, रिवर्स, सारे समझाने वाला हूं। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली चीज इंफॉर्मेशन आपको ध्यान रखनी है कि जो एशिया है ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है। बेसिक नॉलेज है, आप सबको पता है।
लेकिन आप ध्यान रखें ये टोटल अर्थ के लैंड एरिया का 30% एशिया कवर करता है। वहीं पर अगर पॉपुलेशन की बात की जाए तो 60% पॉपुलेशन कवर करता है टोटल पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड का। ठीक है, अच्छा ये जो मैप मैंने आपके सामने बनाया है इसका मकसद है, एशिया को जब आप पढ़ते हैं तो ज्यादातर न्यूज में आप सुनते होंगे, कभी आपने सुना है व्हाट डू यू मीन बाय सेंट्रल एशिया? आपको ये बेसिक जानकारी होनी चाहिए। आपने सुना होगा मिडल ईस्ट कंट्रीज आपने सुनी होंगी, आपने सुना होगा साउथ ईस्ट एशिया, है ना, आपने सुना होगा ईस्ट एशिया, आपने सुना होगा इंडियन सब कॉन्टिनेंट। तो जब आप किसी भी कॉन्टिनेंट के बारे में पढ़ते हैं तो आपको यह बेसिक जानकारी पता होनी चाहिए। तो मैंने यहां पर देखो, सबसे पहले ये देख रहे हो आप, दिस वाला ये वाला पार्ट, ये एशिया में लाई करने वाली मिडल ईस्ट कंट्रीज हैं। ये मिडल ईस्ट कंट्रीज आपने हिस्ट्री में भी पढ़ा होगा। तो दिस इज मिडल ईस्ट कंट्रीज, जिसमें आपके सऊदी अरेबिया, यमन, यूएई, बहरीन, कतर, कुवैत, इराक, सीरिया, कुछ अफ्रीकन कंट्रीज भी आती है, ध्यान रखना मिडल ईस्ट कंट्रीज में, ठीक है ना। तो एशिया में लाई करने वाली ये वाली कंट्रीज है मिडल ईस्ट। वहीं पर आपको ये ब्लू रंग से दिखाया गया है, दिस इज योर सेंट्रल एशिया। अब आपसे प्रश्न है, आपसे मैं जल्दी से मुझे कमेंट बॉक्स पे लिखकर मुझे बताएं, जो वैदिक काल था, तो उस वैदिक काल में आर्यंस जो भारत में आए थे, जो इन्वेजन हुआ था आर्यंस का, वो कहां से हुआ था? फटाफट से मुझे लिखकर बताएं। तो आपको मैं बता देता हूं कि ये जो सेंट्रल एशिया है, दिस पर्टिकुलर पार्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इन व्हाट पॉइंट ऑफ व्यू? हमारे इतिहास से भी जुड़ा हुआ है। जो आर्यंस का इन्वेजन हुआ था, तो उसमें ज्यादातर थ्योरी में प्रमाणित यह माना जाता है कि दे केम फ्रॉम सेंट्रल एशिया। हालांकि हमारे भारतीय इतिहास में आपने मॉडर्न हिस्ट्री में पढ़ा होगा, एक व्यक्ति, एक रेवोल्यूशनरी थे जिनको फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट कहा जाता था, बाल गंगाधर तिलक। उनके द्वारा आर्यंस के बारे में, आर्यंस के ओरिजिन के बारे में एक किताब लिखी गई थी, द आर्किटिक होम ऑफ द वेदास। तो उसमें उन्होंने अपनी थ्योरी दी है, अपना कंसेप्ट दिया है कि दैट आर्यंस केम फ्रॉम आर्किटिक रीजन। ठीक है, एनीवेज, सो दिस पर्टिकुलर पार्ट, ये जो रेड वाला पार्ट आप देख रहे हो, दिस इज कॉल्ड एज साउथ ईस्ट एशिया। ये साउथ ईस्ट, आपने नाम सुना होगा आसियान कंट्रीज, सुना है आसियान कंट्रीज? तो आसियान कंट्रीज का फुल फॉर्म क्या है? एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। तो दिस इज साउथ ईस्ट एशिया, दिस इज कॉल्ड एज ईस्ट एशिया, ठीक है, एंड दिस पर्टिकुलर पार्ट इज कॉल्ड एज व्हाट? इंडियन सब कॉन्टिनेंट। तो जब आप कॉन्टिनेंट के बारे में पढ़ते हैं तो आप किस तरह से नोट्स बनाएंगे वो मैं आपको समझा रहा हूं। पहली चीज तो आपको ये क्लियर होनी चाहिए। नेक्स्ट, अब ये है आपका मेजर फिजिकल, ये आपका एक स्टैटिक पार्ट है कि आप एशिया में उसको जब फिजिकल तौर पे डिवीजन करते हैं तो नॉर्दर्न लोलैंड्स जो उत्तरी में है, सेंट्रल माउंटेन्स के बारे में आप पढ़ते हैं। सेग्रीगेट करने का तरीका है स्टडी, साइकोलॉजिकली याद हो जाता है। जो सेंट्रल एंड सर्दर्न प्लेट्यूज हैं, पठार है, जो पेनिनसुलाज हैं, प्रायद्वीप है, डेजर्ट रेगिस्तान जितने भी लाई करेंगे आपको पढ़ने हैं, जितनी भी ग्रेट रिवर प्लेन्स हैं। अब ध्यान दें, एक आइलैंड ग्रुप्स भी इसमें पढ़ना ही है। अगर मैं एशिया की बात करूं तो एशिया के बारे में यह कहा जाता है दैट एशिया इज अ क्रेडल ऑफ सिविलाइजेशन। एशिया इज कॉल्ड एज क्रेडल ऑफ सिविलाइजेशन, मतलब एशिया जो है ये ओरिजिन है सभ्यताओं का। ठीक है, मेनी सिविलाइजेशन जो है, कई सभ्यताएं जो है इस एशिया वाले पार्ट में ही जो है पनपी हैं, एस्टैब्लिश हुई हैं। और एशिया कैन बी कॉल्ड एज द बर्थ प्लेस, इट कैन बी कॉल्ड एज द बर्थ प्लेस ऑफ मैक्सिमम, या फिर मैं कहूंगा ऑल रिलीजन, ऑफ ऑल रिलीजन इन फैक्ट। व्हाई इज इट सो? आप देखिए, एशिया में ही हिंदुज्म, बुद्धिज्म, जैनिज्म, सिखिज्म, पारसी, इस्लाम, क्रिश्चियनिटी, isn't it? Then Confucianism, शिंतो एंड मैनी मोर। कई सारे धर्मों का जो बर्थ प्लेस है वो एशिया को ही माना जाता है। ठीक है ना। तो एशिया इज अ बिग कंट्री, और एशिया से जुड़ी हुई कुछ महत्वपूर्ण चीजें भी मैं आपके सामने अभी शेयर करने वाला हूं, बताने वाला हूं आपके समक्ष। बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट्स आप मैं लेकर आऊंगा, बट उससे पहले एशिया जो कॉन्टिनेंट है उस महाद्वीप को आप अच्छे से पहले दिमाग में डालें। आपको पता होना चाहिए ना कि कौन सी कंट्री कहां पर है। मानो आपके न्यूज में आप रेगुलर करंट अफेयर्स की मैगजीन पढ़ते हैं,
तो करंट अफेयर्स की मैगजीन पढ़ते समय मानो एक कंट्री का नाम आ गया, वहां पर लिखा हुआ था लेबनान, कंट्री का नाम आ गया इजराइल, ठीक है, अब कंट्री का नाम आ गया ईस्ट तिमुर। तो इन कंट्रीज के बारे में एकदम से पढ़ते साथ ही आपके माइंड में क्लिक करना चाहिए कि ये कंट्रीज हैं कहां। जैसे आपके पेपर में क्वेश्चन आया था इजराइल शेयर्स कॉमन बॉर्डर विद, ठीक है, क्वेश्चन मानो आ गया इजराइल डू नॉट शेयर इट्स बॉर्डर विद। क्वेश्चन आया था कैस्पियन सी के साथ कौन सा देश बॉर्डर शेयर नहीं करता या कौन सा करता है, isn't it? तो पहले तो आपको उन कंट्रीज के बारे में पता होना चाहिए। जैसे आपने कंट्री का नाम सुना होगा ब्रुनई, तो ब्रुनई नाम की कंट्री है कहां, आपको ये एक जानकारी, बेसिक सामान्य ज्ञान होना चाहिए। इसीलिए हम कोशिश करेंगे जो कॉमन कंट्रीज हैं सबको पता रहती है, मैं उनके बारे में डिस्कस नहीं करूंगा, पर कुछ विशेष कंट्रीज को यहां लोकेट जरूर करूंगा। जैसे मैंने अभी नाम लिया ब्रुनई, तो इस पर एक प्रश्न यूपीएससी ने आपसे पूछा था और घुमा करके देखिए कितना किस तरह से उन्होंने क्वेश्चन पूछा। तो ध्यान देना, उन्होंने क्वेश्चन ये पूछा था, उन्होंने कुछ कैपिटल्स दिए थे, कैपिटल दिए थे 4, और क्वेश्चन ये पूछा गया था कि इन कैपिटल्स को आप दक्षिण से उत्तर, साउथ टू नॉर्थ लगाएं। तो अब आप मुझे बताओ कि अगर आपको कैपिटल्स दिए गए हैं दक्षिण से उत्तर लगाने के लिए, उसके लिए पहले तो आपको पता होना चाहिए वो कंट्रीज की, वो कैपिटल किस कंट्रीज की है, उनका लोकेशन कहां है, तभी तो आप उसको दक्षिण से उत्तर लगा पाएंगे। अब मुझे बताएं कि अगर आपसे पूछा जाए एक कैपिटल का नाम मैं आपसे लेता हूं बंदर सीरी भगवान, तो आप कहेंगे कि सर हमने तो पहली बार इस कैपिटल का नाम सुना है। तो आप ध्यान दें कि इंडोनेशिया सुना है, इंडोनेशिया नाम की कंट्री, इंडोनेशिया इज अ ग्रुप ऑफ आइलैंड। इंडोनेशिया को आर्चिपेलागो भी कहते हैं बिकॉज ग्रुप ऑफ आइलैंड इज कॉल्ड आर्चिपेलागो, और इंडोनेशिया इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट आर्चिपेलागो। तो इंडोनेशिया में जो ग्रुप ऑफ आइलैंड्स हैं, तो मैं वो भी डिस्कस कर रहा हूं उसमें, हालांकि मैं कोशिश करूंगा कि इसको अलग से मैप में डिस्कस करूं। तो इंडोनेशिया में ही एक आइलैंड है, आप ये दिख रहा है ये वाला आइलैंड, दिस इज बोर्नियो आइलैंड। तो बोर्नियो आइलैंड है, यहां पर 3 कंट्रीज की टेरिटरी है, दक्षिण की तरफ इंडोनेशिया, उसके उत्तर में मलेशिया, और यहीं पर एक छोटा सा पोर्शन है जिसे कहते हैं ब्रुनई। तो ब्रुनई नाम की कंट्री की ही कैपिटल है बंदर सेरी भगवान। बात समझ में आई बेटा, ठीक है ना। अब आप समझ पा रहे हैं, इसी पर्टिकुलर क्षेत्र में नीचे की तरफ आएंगे, यहां पर आपको एक छोटा सा आइलैंड दिख रहा होगा, तो इसका आधे आइलैंड पर एक कंट्री का जो है अधिकार है, इट इज कॉल्ड एज ईस्ट तिमुर। हालांकि इसको जो है नाम कुछ जगहों पर मिलेगा तिमुर लेस्टे, ठीक है, तो ये नाम चेंज होते रहते हैं। जैसे जो म्यांमार है, आपने सुना होगा म्यांमार का पुराना नाम बर्मा था, जापान का पुराना नाम निप्पॉन था। तो कुछ ओल्ड नेम्स भी मैं आपके संग शेयर करने वाला हूं कि जैसे जो आपका रोडेशिया है, तो रोडेशिया कंट्री जब टूटी, नॉर्दर्न सर्दर्न रोडेशिया, तो उसी से जाम्बिया और जिम्बाब्वे बने, है ना। तो कुछ ओल्ड नेम्स भी मैं आपके संग सामने शेयर करने वाला हूं, डोंट वरी। तो मैं आपको बता रहा हूं ये कंट्रीज कुछ जिस पर आपका फोकस होना चाहिए। अब ऐसे ही कुछ कंट्रीज का नाम ले रहा हूं, जरा फटाफट से कमेंट बॉक्स पे मुझे लिखकर बताएं। आप मुझे बताएं वेयर इज जॉर्डन, वेयर इज लेबनान, वेयर इज बहरीन, कुछ कंट्रीज का पता होना चाहिए ना। तो देखो सबसे पहले हम ईस्ट, ये वेस्ट साइड से शुरू करते हैं। आपको यहां टर्की दिखाई दे रहा है बेटा, दिस इज द पोर्शन ऑफ टर्की, ठीक है। टर्की के नीचे भूमध्य सागर में यहां पर एक कंट्री है जिसका नाम है साइप्रस, ये मेडिटेरेनियन सी में है, ठीक है। वहीं पर आप नीचे आएंगे तो यहां पर एक कंट्री मिलेगी आपको लेबनान, सीरिया दिख रहा है, सीरिया, लेबनान। वहीं पर इसके नीचे कंट्री है इजराइल, इसी के बगल में कंट्री है जॉर्डन, ठीक है ना। तो ये इतनी छोटी छोटी कंट्रीज हैं, ज्यादातर बच्चे ना एटलस पढ़ते समय इन कंट्रीज पर ध्यान ही नहीं देते कि इनके बॉर्डर्ड कंट्रीज को अच्छे से एक बार दिमाग में बिठा लें। गॉट इट। अच्छा, इसके बाद एवरीवन नोज अबाउट सऊदी अरेबिया, ईरान, इराक, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, इंडिया, नेपाल, चाइना, मंगोलिया, रशिया, इन सब कंट्रीज के बारे में सबको पता है। लेकिन जो कंट्रीज को ज्यादातर बच्चे जो है नजरअंदाज कर देते हैं, उन पर थोड़ा सा मैं फोकस कर रहा हूं। आपको ध्यान रखना है कुवैत, ये कुवैत कहां पर है, कतर आपको ध्यान रखना है, ठीक है। कतर के बगल में ही यहीं पर आपको बहरीन आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसके बाद यूएई आपको ध्यान रखना है, बाकी आपको ओमान और यमन तो दिख ही जाएगा, थोड़ा सा एरिया बड़ा है इस वजह से। ऐसे ही आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो जो आपको ब्लैक सी दिख रहा है, देखो दिस इज ब्लैक सी, और यहीं पर है कैस्पियन सी,
भाई कैस्पियन सी इज द लार्जेस्ट लेक ऑफ एशिया एंड ऑफ द वर्ल्ड ऑल्सो। तो क्वेश्चन अगर आता है कि कैस्पियन सी या ब्लैक सी के बॉर्डर्ड कंट्रीज, तो आपको ध्यान रखना है, आपको एक कंट्री का नाम ध्यान रखना है जॉर्जिया, यहीं पर एक कंट्री है आर्मेनिया, यहीं पर एक कंट्री है अजरबैजान, पता होना चाहिए ना, ठीक है। तो ये कंट्रीज आपको ध्यान रखनी है, ध्यान रखेंगे। जॉर्जिया कम्स इन यूरोप, जॉर्जिया नाम की कंट्री किसमें आती है, यूरोप में। तो कहीं ये ट्रांजैक्शन एरिया है आपका, है ना, ये यूरोप और एशिया का ट्रांजैक्शन एरिया। अगर आप देखें जो रशिया है, रशिया इतनी बड़ी कंट्री है कि उसका कुछ पार्ट जो है यूरोप में आता है। रशिया की कैपिटल जो मॉस्को है वो यूरोप में आती है। तो इसीलिए रशिया का जो हिस्सा एशिया कॉन्टिनेंट में पड़ता है, इसको साइबेरिया कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, साइबेरिया। तो मैं बीच बीच में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स बताता जाऊंगा, उसको आप नोट करते चलेंगे। अच्छा, इसके बाद आपको क्या ध्यान रखना है कि यहां से चलते हुए यहां पर आपको कुछ कंट्रीज दिख रही है सेंट्रल एशिया की, इसको मैं अलग से अभी डिस्कस करूंगा। तो मैं आपको बोल रहा हूं कि जब एशिया कॉन्टिनेंट आप पढ़ते हैं तो एक बार आप सभी कंट्रीज को दिमाग में रखें, कहां कहां पर उसकी लोकेशन है। अब प्रश्न है मेरा कि बच्चों का ये डाउट मैक्सिमम रहता है, ज्यादातर बच्चे गूगल पे यही सर्च करते हैं और कंफ्यूज रहते हैं, कहीं भी आपको फिक्स आंसर नहीं मिलेगा दैट हाउ मेनी कंट्रीज आर देयर इन एशिया, आपको कहीं फिक्स आंसर नहीं मिलेगा। मैं बता रहा हूं उसका कारण क्या है। जैसे आपने सुना होगा यूनाइटेड नेशन में 193 मेंबर कंट्रीज हैं, तो यूनाइटेड नेशन के हिसाब से 49 कंट्रीज हैं एशिया में और एक ऑब्जर्वर कंट्री है। एक क्या है, ऑब्जर्वर कंट्री। बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट है बेटा, ध्यान रखना। बच्चों का दिमाग घूम जाता है कि ऑब्जर्व कंट्री 49 एशिया, तो ध्यान रखें कि यूएन के मुताबिक 49 कंट्रीज एशिया में उसने रिकॉग्नाइज करी है, एक कंट्री ऑब्जर्व कंट्री की तरह छोड़ा हुआ है। अब आप मुझे बताएं, ये मैटर आपको कोई भी टीचर एग्जैक्टली प्रिसाइसली बता ही नहीं सकता है, ठीक है। आपको हर किताब में, नेट पे, ऑनलाइन, गूगल पे डिफरेंट आंसर्स मिलेंगे, ठीक है। बड़ा कंट्रोवर्शियल है। अगर मैं आपसे पूछूं, देखिए यहां पर एक कंट्री आपको दिख रही है ताइवान। अब ये ताइवान जो है, ये ताइवान पर चाइना अपना क्लेम करता है, इजंट इट। तो ताइवान इज अ कंट्रोवर्सी, एक जो है कंट्रोवर्शियल पार्ट हो गया। ऐसे ही आपने सुना है इजराइल, तो इजराइल और पैलेस्टीन का युद्ध काफी लंबे समय से चल रहा है, तो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है काफी लंबे समय से, सॉरी, तो पैलेस्टीन, इजंट इट। तो कुछ कंट्रीज तो ऐसी है ना जिनके बारे में, रिकॉग्निशन के बारे में हमें पता ही नहीं है। ऐसे ही मैं आपको तीन और चीज बता देता हूं, दो और, सॉरी, हांगकांग एंड मकाओ, जिस पर चाइना ने अपना जो है रिसेंट टेरिटरीज ऑक्यूपाई करी है। ओके, सो दैट्स व्हाई आप इन चीजों से कभी भी डरिए मत, क्योंकि यूपीएससी कभी भी ऐसे कंट्रोवर्शियल टॉपिक पर क्वेश्चन बनाएगी ही नहीं, ठीक है ना। तो बच्चा अपना जो है समय इन चीजों पर बर्बाद ना करके, मैंने आपको यहां क्लियर कर दिया है कि आप फोकस किस पर करना चाहिए, जो चीजें मैंने यहां पर मेंशन करी है, ठीक है ना। अननेसेसरी इररिलेवेंट चीजों की तरफ अपना दिमाग दौड़ाने की जरूरत ही नहीं है आपको। बढ़े आगे। चलिए अब बात करते हैं बेटा इसके, ये आपका थोड़ा फिजिकल मैप है, आपको मैं बता देता हूं कि कुछ कुछ चीजें आपको ध्यान रखनी है। सबसे पहले आप मोटे मोटे तौर पर ध्यान रखें, मैंने आपको यहां पर मेंशन किया है वेस्ट साइबेरियन प्लेन, है ना, ये आपको एटलस में दिख जाएगा, कॉमन है पर आपको खुद नोट करना है। ये यूराल माउंटेन्स जो होते हैं, दिस यूराल माउंटेन्स, आप देख रहे हैं यूराल माउंटेन्स, तो दीज यूराल माउंटेन्स जो है ये एशिया और यूरोप को अलग करने की बाउंड्री मानी जाती है। या आप ऐसा भी कह सकते हैं कि रशिया का जो पार्ट यूरोप में गया है, तो उसको अलग करने का जो आपका बॉर्डर है, दिस इज कॉल्ड एज यूराल माउंटेन्स। और ये यूराल माउंटेन्स जो है करीब 2500 किलोमीटर की इनकी लेंथ है। अगर कोई आपसे पूछे कि वर्ल्ड में माउंटेन रेंजेस, तो सबसे बड़े, सबसे लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज आपको पता है एंडीज है। सेकंड नंबर पे आते हैं बेटा रॉकीज, ध्यान रखना, सेकंड नंबर पे कौन से आते हैं बेटा, रॉकीज आते हैं, ठीक है। उसके बाद थर्ड नंबर पे आ जाएगा ग्रेट डिवाइडिंग रेंज, डिवाइडिंग रेंज। ये ग्रेट डिवाइडिंग रेंज जो है इट इज इन ऑस्ट्रेलिया।
अगर आप थोड़ा सा और डिटेल में मेंशन करना चाहते हैं तो मैं यहां पर आपको क्लियर कर दूं, एंटार्क्टिका जो कि नो मैंस लैंड कह सकते हैं, जहां पर कोई पॉपुलेशन नहीं है, कोई पर्टिकुलर कंट्री का दावा नहीं है, वो दावा रहित क्षेत्र है। तो उस पर्टिकुलर एरिया में भी, एंटार्क्टिका में भी एक माउंटेन रेंज पड़ती है जिसको ट्रांस एंटार्क्टिक माउंटेन रेंज कहते हैं। तो उसकी भी लंबाई ग्रेट डिवाइडिंग रेंज की तरह ही है। आप समझ रहे हैं? तो यहां पर मैं आपको ना एक सीक्वेंस, बीच बीच में मैं आपको सीक्वेंस भी बताता जाऊंगा, एक एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन जो आपको कहीं नहीं मिलने वाली। कॉमन चीजें तो हर एक जना पढ़ा रहा है, तो मैं आपको कोशिश कर रहा हूं कि कुछ यूनिक चीजें भी बीच बीच में मेंशन करता जाऊं। तो आप यहां पर नोट कर सकते हैं कि इनकी जैसे एंडीज माउंटेन्स की जो लंबाई है, इट इज 7200, नियरली अबाउट 7200 किलोमीटर्स। ठीक है, उसके बाद फोर्थ नंबर पे बेटा आते हैं यूराल माउंटेन्स। ठीक है, जो फिफ्थ नंबर है इस पर आते हैं आपके एटलस माउंटेन्स। ठीक है, ऑलमोस्ट 2500 है। उसके बाद सिक्स नंबर पे आते हैं एप्लाशियन माउंटेन्स, एंड देन कम्स ऑन द सेवेंथ नंबर हिमालयाज। ध्यान रखना। ठीक है, याद करने का सबसे आसान तरीका मैं बता रहा हूं। अगर एरिया वाइज आप देखें, एरिया वाइज आप अगर देखेंगे तो इंडिया इज द सेवेंथ लार्जेस्ट कंट्री ऑफ द वर्ल्ड। तो इंडिया सेवेंथ नंबर पे आता है, हिमालयाज जो इंडिया में है, तो हिमालयाज भी सेवेंथ नंबर पे है। ध्यान रहेगा बेटा। ठीक है, तो मैं आपको चीजें क्लियर करता रहा हूं, सारे बेसिक कंसेप्ट्स भी क्लियर कर दूंगा। तो आप ये कहीं पर नोट कर सकते हैं कि जो विश्व की पर्वत श्रृंखलाएं हैं, मैंने उसको अरेंज कर दी है। विश्व की 7 बड़ी श्रृंखलाओं को मैंने अरेंज कर दिया है। एंडीज माउंटेन्स इज इन साउथ अमेरिका, ये नॉर्थ अमेरिका में, ये ऑस्ट्रेलिया में। यूराल माउंटेन्स मैंने आपको बता दी है। एटलस माउंटेन इट इज इन अफ्रीका, एप्लाशियन माउंटेन्स नॉर्थ अमेरिका, एंड हिमालयाज तो आपको पता ही है। ठीक है, अच्छा, अब और इसके फीचर्स क्या हैं आप नोट करें। दिस इज सेंट्रल साइबेरियन प्लेट्यू, दिस इज वर्खोयास्क रेंज। अब अगर आपसे कोई पूछ ले, मैं आगे, हालांकि आप अभी इस पर हम चर्चा करने वाले हैं, विश्व का सबसे कोल्डेस्ट प्लेस, एशिया की भी कोल्डेस्ट प्लेस जो है और वर्ल्ड की भी जो कोल्डेस्ट प्लेस है वो है आपकी वर्खोयास्क। ठीक है, तो वर्खोयास्क एक प्लेस भी है और वर्खोयास्क एक रेंज भी है। तो वो ये वर्खोयास्क एक माउंटेन रेंज है। ठीक है, इसके बाद यहां पर आपको मिलेगा कमचटका पेनिनसुला। ये आपको दिख रहा है भूमि का भाग जो 3 साइड से पानी से गिरा है। तो दिस पर्टिकुलर पोर्शन इज कॉल्ड एज कमचटका पेनिनसुला। इसके बाद यहां आपको ध्यान रखना है, जो बेरिंग सी है वो हर एक जना जानता है, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि बेरिंग सी और आर्कटिक ओशन के बीच में जो बेरिंग स्ट्रेट है, क्वेश्चन एक बार आया था कि बेरिंग स्ट्रेट कनेक्ट्स विच टू ओशंस। अब बच्चे तो बहुत इसको आसान समझ रहे थे, लेकिन ऑप्शन में उन्होंने ना तो आर्कटिक ओशन दिया और ना ही उन्होंने यहां पर बेरिंग सी दिया। अब आप ध्यान दें, उन्होंने क्या दिया यहां पर, तो बच्चों को मैं क्लियर कर दूं, इसी आर्कटिक ओशन के इस वाले पोर्शन को कहा जाता है चुप्की सी। क्या कहा जाता है बेटा? चुप्की सी। ठीक है ना, तो ये एटलस में आपको एशिया के मैप में नहीं मिलेगा, ये आपको वर्ल्ड मैप में दिखेगा। अगर आप ऑक्सफोर्ड एटलस यूज कर रहे हैं तो वो ये पर्टिकुलर चीज आपको वर्ल्ड मैप में दिखेगी, चुप्की सी नाम की यहां पर एक जगह मिलेगी आपको। तो उन्होंने, जरूरी नहीं है वो आर्कटिक ओशन दे, वो आपको वहां पर जो और छोटे से एरिया में कोई पर्टिकुलर समुद्र है उसका नाम भी दे सकते हैं। ठीक है, इसके बाद आप ध्यान दे रहे हैं, ये है सी ऑफ ओखोटस्क। मैंने आपको ओशन करंट्स, याद करें ओशन करंट्स मैंने आपको पढ़ाए थे, और जो बच्चे ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं उनको भी मैं फिर इंफॉर्मेशन दे दूं, नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको दिया गया जो लिंक है उस पर क्लिक करके आप हमारी वो वीडियोस चेक कर सकते हैं। अदरवाइज हमारे यूट्यूब चैनल पे भी ये वीडियोस डली हुई हैं जिसमें मैंने ओशन करंट्स और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में पूरी विस्तृत डिस्क्रिप्टिव जानकारी दी है। नोट्स भी बना सकते हैं आपको, और मैटर किसी किताब में ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो वहां मैंने मेंशन किया था समुद्री जलधाराओं के बारे में कि ये एक समुद्री जलधारा है, सी ऑफ ओखोटस्क। फिर यहीं पर कुराइल आइलैंड आपको ध्यान रखने हैं, तो कुराइल एक समुद्री जलधारा भी हो गई। अच्छा, फिर ये आपको दिख रहा है जापान, ये जापान है, दिस इज, तो जापान के बारे में आपको ध्यान रखना है कि जापान के जो 4 मेन आइलैंड है, जिसमें सबसे बड़े आइलैंड का नाम है जो है, दिस इज व्हाट, होकाइडो। उसके बाद आता है आपका होन्शु, फिर आता है आपका शिकोकुए, ठीक है ना, शिकोकू,
और उसके बाद आता है आपका कुइशू। ये 4 मेन आइलैंड्स हैं। क्वेश्चन एक इस पर भी आया था, सिंपल आपसे पूछा गया था कि इन पर्टिकुलर आइलैंड्स को आप दक्षिण से उत्तर अरेंज कर दें। तो मैंने आपको ये मेंशन इसलिए किया है कि पता होना चाहिए कौन से मेन 4 आइलैंड है जापान के। ओके, और जो जापान की कैपिटल है टोक्यो, ठीक है, टोक्यो इज द मोस्ट पॉपुलस सिटी ऑफ द वर्ल्ड। और इसी टोक्यो के बारे में भी बता दूं कि ये होन्शु नाम के आइलैंड पे पड़ता है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद यहां आपको सी ऑफ जापान दिख रहा है। देन दिस पर्टिकुलर एरिया, ये आपको दिख रहा है, ये एरिया यहां पर जो भूमि का भाग है, इसको इसमें 2 कंट्रीज जो डिवाइडेड है, उत्तर की तरफ नॉर्थ कोरिया, दक्षिण की तरफ साउथ कोरिया। फिर यहां पर ये येलो सी, ईस्ट चाइना सी, ताइवान, और ताइवान का ध्यान रखना पुराना नाम है फार्मोसा। तो पेपर में क्वेश्चन आया था फार्मोसा स्ट्रेट इज बिटवीन, उन्होंने ताइवान ना देकर के फार्मोसा दे दिया था, तो बच्चे कंफ्यूज हो गए थे। तो यहां ताइवान और चाइना के बीच में ही है फार्मोसा स्ट्रेट। नाउ ये आपकी कंट्री है फिलीपींस, और ध्यान रखना फिलीपींस का सबसे बड़ा आइलैंड है लुजोन। क्या नाम है? लुजोन आइलैंड, इसीलिए लुजोन स्ट्रेट भी हो गई। ओके, तो आपको ये फीचर्स बता रहा हूं जो जो आपको ध्यान रखने हैं, एटलस में पढ़ने ही पढ़ने हैं। ये आपको दिख रहा है मंचूरियन प्लेन, इजंट इट? अब आपको फास्ट फूड याद आ रहा होगा, ठीक है, तो डोंट ऐसा मत सोचो, अगर ब्रेक लेना है ब्रेक लो, लेकिन कंसंट्रेशन नहीं तोड़ना कि मंचूरियन नाम सुनते ही कि चलिए यार कुछ खा के आते हैं। या तो वीडियो पॉज करके दोबारा बाद में देख लेना, लेकिन इसको ब्रेक नहीं करना। अच्छा, मंचूरियन के बाद आपको यहां पर नोट करना है ये गोबी डेजर्ट, बहुत इंपॉर्टेंट है। एल्टाई माउंटेन्स दिख रहा है आपको, एल्टाई माउंटेन्स। देन यहां पर आपको दिख रहा होगा ये, यहां इस पर्टिकुलर एरिया, ये जो एरिया है, ये जो मैंने मार्क किया, ये शेड कर देता हूं, इस पर्टिकुलर एरिया में आपको 5 माउंटेन रेंजेस दिखती हैं, और उनके बड़े कॉमन से नेम है। जैसे आप एटलस में पढ़ेंगे तो आपने नाम सुना होगा टीन शान, नानशान, एल्टाई शान, टियांग शान, इजंट इट? तो वो सब इसी पर्टिकुलर बेल्ट में लाया करते हैं फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, तो वो भी आप थोड़ा सा कंसिडर करेंगे। ओके, अच्छा, इसके बाद जब आप थोड़ा नीचे चलेंगे तो यहीं पर आपको यूनान प्लेट्यू मिलेगा। क्या पड़ेगा? यूनान प्लेट्यू। उसके बाद एक बहुत ही फेमस प्लेट्यू का आपने नाम सुना होगा, दैट इज कोराट प्लेट्यू। कोराट प्लेट्यू। अब बच्चे कंफ्यूज होते हैं, एक कोराट प्लेट्यू है, एक कोबदो प्लेट्यू है। कोबदो प्लेट्यू ओवर हेयर ऊपर रशिया मंगोलिया के पास, जबकि कोराट प्लेट्यू आपका इधर है, ठीक है, साउथ ईस्ट एशिया की तरफ है। ओके, ध्यान रखेंगे आप। अच्छा, अब आप यहां से आप नीचे की तरफ चलेंगे तो आपको इन पर्टिकुलर एरियाज में यहां पर आपको मार्क करना है, दिस इज सुमात्रा, दिस इज जावा, ये बोर्नियो है, ये सुलावेसी है, और ये इरियन जाया है, ठीक है ना। तो ये छोटे छोटे आइलैंड्स के नाम ध्यान होने चाहिए, और इन्हीं आइलैंड्स के बीच में आपको याद करने हैं कुछ इंपॉर्टेंट सी, जैसे ये आपकी जावा सी हो गई, ठीक है ना, फ्लोरेस सी, अराफुरा सी, है ना। फिर यहां पे स्ट्रेट है, जैसे स्ट्रेट ऑफ मलक्का। तो वो सब चीज में भी आगे थोड़ा सा विस्तृत जानकारी अगली उसमें दूंगा, पिक्चर में जो आगे मैंने आपके लिए बनाया है मैटर कंटेंट। तो यहां पर हम मोटे मोटे तौर पर कवर करने का प्रयास कर रहे हैं, ठीक है ना। तो आप ये सब चीजें ध्यान रखेंगे जो मैं मार्क कर रहा हूं। अच्छा, अभी वापस इस पर आ जाओ, यूराल माउंटेन्स। ये यूराल माउंटेन्स पे आप देख रहे हो कैस्पियन और ये इधर ब्लैक सी, इन दोनों समुद्र को जोड़ने वाले यहां पर आप मार्क करेंगे कॉकेसस माउंटेन्स, कॉकेसस माउंटेन्स, ठीक है। अच्छा, अब 2 टर्म्स हैं, बच्चा यहां पर जहां जहां कंफ्यूज हो रहा है उस चीज को मैं कोशिश कर रहा हूं आप उसको अलग से नोट करें। यहां पर लिखा हुआ है माउंट एल्ब्रूज, माउंट एल्ब्रूज, ठीक है, और एक यहां पर देखो, यहां पर लिखा है माउंट एल्बर्ज। तो बच्चे दोनों में कंफ्यूज हो जाते हैं, तो आपको बहुत प्रिसाइज होना है। जो माउंट एल्बर्ज है, तो ये जो माउंट एल्बर्ज है वो बेटा कैस्पियन के नीचे है, जबकि माउंट एल्ब्रूज जो है वो आपका ब्लैक सी के पास है, जॉर्जिया के पास है, ठीक है ना, ये ध्यान रखेंगे। इसके बाद टर्की में एनाटोलिया प्लेट्यू बहुत ही कॉमन है, लेकिन यहीं पर एक और माउंटेन्स हैं जो आपको एटलस में मिल जाएगा, पोंटाइन माउंटेन्स। क्या मिलेंगे बेटा? पोंटाइन माउंटेन्स। इसके बाद आप यहां देखो ईरान वाले पार्ट में जैग्रोज माउंटेन, ये मार्क करेंगे। और अब यहां पर एक क्वेश्चन बनता है, विश्व का वर्ल्ड्स लार्जेस्ट सॉल्ट डेजर्ट, यानी कि जहां पर वेजिटेशन जो है ना के बराबर है, तो वो ईरान में पड़ता है, और उसका नाम भी बड़ा अजीब सा है, मैं यहां पर अलग से मेंशन कर देता हूं, इट इज दस्त ए काविर,
क्या नाम है? दस्त ए काविर। तो ध्यान रखेंगे ये विश्व का सबसे जो है लार्जेस्ट, सबसे बड़ा सॉल्ट डेजर्ट माना जाता है। क्लियर हुआ? इसके बाद आपको ज्यादातर इस अरेबियन पेनिनसुला के बारे में यहां पर बहुत ज्यादा कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है, सिर्फ सिवाय एक चीज के, ये जो अरेबियन पेनिनसुला है ये विश्व का सबसे बड़ा पेनिनसुला माना गया है, वर्ल्ड का, एशिया का भी तो वर्ल्ड का भी। आपको भी मैं बताने वाला हूं एशिया में बहुत सारी चीजें ऐसी हैं, वर्ल्ड की लार्जेस्ट, डीपेस्ट, हाईएस्ट, लॉन्गेस्ट, बहुत सारी चीजें आपको वर्ल्ड की एशिया में मिलेंगी। ठीक है ना? तो मैंने मोटे मोटे तौर पर आपको यहां पर चीजें बताई हैं कि जब आप अपनी एटलस ऑक्सफोर्ड से पढ़ें तो आप उसमें ये सारी चीजें दिमाग में रखेंगे। ठीक है ना? चलिए, बहुत ज्यादा खिचड़ी ना पक जाए, हौच पौच ना हो जाए, तो इसलिए मैं इसको थोड़ा सा अगली फोटो पे चल रहा हूं। अच्छा, अब तो बच्चों अब है थोड़ा सा बच्चे एकदम बोर ना हो जाए, तो इसके लिए अब बहुत ही इंटरेस्टिंग मैं स्लाइड आपके सामने लेकर आया हूं। अगर आप ढंग से कॉन्टिनेंट्स अगर आपने पढ़ा है, आप कह रहे हैं सर हम तो बहुत सारी वीडियोस देख रखी है पहले से, हमें आता है सब कुछ, तो इन पर्टिकुलर क्वेश्चंस का जल्दी से जवाब देकर दिखाओ। फटाफट से कमेंट बॉक्स पे लिखते लिखते चले जाओ कि भाई इसके आंसर्स क्या क्या होंगे। वर्ल्ड का सबसे बड़ा लेक, जल्दी जल्दी, वरना आपसे पहले मैं लिख दूंगा कैस्पियन लेक। सबसे डीपेस्ट, सबसे गहरा लेक, डीपेस्ट लेक कौन सा होगा? लेक बैकाल। ओके। अच्छा, लॉन्गेस्ट एंड हाईएस्ट माउंटेन्स, ये वर्ल्ड की नहीं है, ध्यान रखना, ये एशिया की बात कर रहे हैं, तो ऑब्वियस सी बात है हिमालयाज। अच्छा, वर्ल्ड का सबसे ऊंचा, सबसे हाईएस्ट प्लेट्यू, तिब्बत। कौन सा मार्क करेंगे बेटा? तिब्बत। वर्ल्ड की हाईएस्ट रेलवे लाइन, अब यहां पर दो चीजें हैं, बच्चे सोच रहे होंगे कि ये सबसे लॉन्गेस्ट, लॉन्गेस्ट तो ट्रांस साइबेरियन है, ध्यान रखना, दो अलग अलग चीजें हैं। यहां पे मैंने सबसे ऊंची रेलवे लाइन, तो ये जो है आपकी चाइना में है, किंगजाई और लासा के, तिब्बत सुना है? तिब्बत में लासा एक जगह पड़ती है, तो लासा को किंगजाई नाम की जगह जो चाइना में है, इसको जोड़ने वाला एक रेलवे लाइन है, वो विश्व की सबसे ऊंचाई पर स्थित रेलवे लाइन है। और अगर मैं कोई आपसे पूछे कि वर्ल्ड की सबसे लॉन्गेस्ट रेलवे लाइन, तो वर्ल्ड की सबसे लॉन्गेस्ट रेलवे लाइन जो है वो है ट्रांस साइबेरियन। ठीक है, ध्यान रखना, इट इज ट्रांस साइबेरियन, ध्यान रहेगा बेटा। ओके। और अगर कोई आपसे पूछे कि इसकी लेंथ कितनी है, तो 9259 किलोमीटर। कितनी है बेटा? 9259 किलोमीटर। ओके। अच्छा, नाउ वर्ल्ड्स लोएस्ट प्लेस्ड, ये आपकी डेड सी, नियरली अबाउट 400 समथिंग मीटर, इसकी जो है सी लेवल से 400 समथिंग मीटर नीचे है। वर्ल्ड का सबसे बड़ा पेनिनसुला मैंने आपको अभी बताया, अरेबियन पेनिनसुला। वर्ल्ड्स लार्जेस्ट लैंडलॉक कंट्री, हां इंपॉर्टेंट है, ये भी एशिया में है। कहां पर है बेटा? एशिया में। तो देख रहे हो एशिया में कितनी सारी वर्ल्ड की इंपॉर्टेंट, डीपेस्ट, लार्जेस्ट, लॉन्गेस्ट, ये सब चीजें एशिया में ही है। सबसे डीपेस्ट ट्रेंच, ये ट्रेंच आपने पढ़ा होगा, टेक्टोनिक प्लेट थ्योरी अगर आपने पढ़ी हो, तो जब पैसिफिक, जब कोई कॉन्टिनेंटल प्लेट और एक ओशनिक प्लेट आपस में कन्वर्ज करती है, तो पैसिफिक ओशनिक, जो पैसिफिक प्लेट है उसने फिलीपींस प्लेट में जब कन्वर्ज किया, तो वहीं पर वर्ल्ड का सबसे गहरा ट्रेंच, गर्त बना है, दैट इज कॉल्ड एज मरियाना ट्रेंच, या फिर इसको हम चैलेंजर डीप भी कहते हैं। क्या कहते हैं? चैलेंजर डीप। तो दिस पर्टिकुलर ट्रेंच इज इन पैसिफिक ओशन नियर फिलीपींस। कहां पर है बेटा? ध्यान रखना, ये फिलीपींस में। ओके, गॉट इट। चलिए, अगला है वर्ल्ड मोस्ट सलाइन लेक। तो विश्व का सबसे, अब यहां तक ज्यादातर बच्चे जो है वो हो जाते हैं, बच्चे सोचते हैं डेड सी है। नो, इट्स नॉट, आंसर इज नॉट डेड सी। तो ध्यान रखना, इट इज वान लेक, ये टर्की में है। कहां पर है बेटा? टर्की। टर्की का जो वान लेक है ये सबसे मोस्ट सलाइन लेक है, सेकंड नंबर पे डेड सी आएगा। ओके। अच्छा, सबसे कोल्डेस्ट प्लेस मैंने आपको बताई वर्खो यास्क। कौन सी है बेटा? वर्खो यास्क। देन हॉटेस्ट प्लेस, अब ये हॉटेस्ट प्लेस वर्ल्ड की नहीं है, ये एशिया की बात कर रहा है, तो इट इज तिरथ जुई, इट इज इन इजराइल, इट इज इन इजराइल। तो यहां पे तापमान नियरली अबाउट 57 डिग्री सेल्सियस। अब ध्यान रखना, बच्चे सोचते हैं कि सर थार डेजर्ट में हो सकता है,
तो नहीं, ये उस पर्टिकुलर जगह का तापमान नोट किया जाता है जहां पर लोग रहते हो, हैबिटेट हो, जहां पर लोग उतने टेम्परेचर में सरवाइव कर रहे हैं। ठीक है ना, ध्यान रखें 57 डिग्री सेल्सियस। लेकिन अगर कोई आपसे क्वेश्चन पूछे वर्ल्ड का की सबसे गर्म जगह, वर्ल्ड हॉटेस्ट प्लेस, तो आंसर आप देंगे अल अजीजिया, इट इज इन अफ्रीका। ओके, तो मैंने आपके सामने कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स नोट करे हैं, एक ही जगह आपको सारी चीजें मिल रही हैं। ठीक है ना, तो उम्मीद कर रहा हूं कि आप इंजॉय कर रहे होंगे, इजंट इट। तो अब आपके सामने मैं एक पर्टिकुलर मैप लेकर आया हूं, थोड़ा सा और डिटेल में आप समझेंगे। अब मैं कुछ चीजें मार्क करता जा रहा हूं, कुछ कॉमन चीजें, जैसे ये आपको दिख रहा है सुमात्रा, जावा, बोर्नियो, इजंट इट। अब इसी के बीच में आप मार्क करेंगे जैसे जावा सी, उसके राइट में चलेंगे फ्लोरेस सी, और राइट में चलेंगे बांदा सी, और राइट में चलेंगे अराफुरा सी। तो इनको आप वेस्ट टू ईस्ट दिमाग में बिठाएं। वहीं पर यहां आपको देखेंगे ये दिख रहा है आपका, या पहली चीज तो यहां मार्क करो, दिस इज स्ट्रेट ऑफ मलक्का, स्ट्रेट ऑफ मलक्का। यहां पर है आपकी सुंडा स्ट्रेट, दिस इज सुंडा स्ट्रेट। अब आपको स्ट्रेट भी मैं बता दूं, कुछ बच्चे को लग रहा होगा सर स्ट्रेट माने क्या होता है, तो बेटा स्ट्रेट मैंने अलग से क्लास में बताया भी है, इसकी अलग से वीडियो भी मैं बनाने वाला हूं। कोई भी दो पर्टिकुलर लैंड मास को अलग करने वाली और वाटर बॉडी को ज्वाइन करने वाली जो जल संधि होती है उसे स्ट्रेट कहते हैं, ध्यान रहेगा। अच्छा, तो ये आप मार्क करेंगे स्ट्रेट ऑफ मलक्का है, दिस इज सुंडा स्ट्रेट। तो ऐसे ही यहां पर आ गया आपका स्ट्रेट ऑफ मकासर, दिस इज स्ट्रेट ऑफ मकासर। ठीक है, स्ट्रेट ऑफ मकासर। उसके बाद यहां आप मार्क करेंगे सेलिब सी, सुल्लू सी एंड साउथ चाइना सी। बात समझ में आई, क्लियर है। अच्छा, अब मैं कुछ ऐसी चीज मार्क करने वाला हूं जो आपको ध्यान होनी चाहिए, हालांकि मैं इसके बारे में अलग से इस स्लाइड्स के एंड में मैंने एक स्लाइड बनाई है जिसमें इंपॉर्टेंट फीचर्स, बेसिक फैक्ट्स डाले हैं। तो यहां ध्यान रखो, दिस इज स्पार्टले आइलैंड। ये स्पार्टले आइलैंड डिस्प्यूटेड है, ठीक है। ये स्पार्टले आइलैंड जो है ये पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की वजह से बड़ा फेमस है, इकोनॉमिकली बहुत अच्छी इंपॉर्टेंस है इसकी। तो इस पर्टिकुलर द्वीप को लेकर के यहां पे कुछ कंट्रीज अपना दावा रखती है, जिसमें एक चाइना भी है। तो मैं उन कंट्रीज की पूरी लिस्ट मैंने यहां पर इस स्लाइड के एंड में मेंशन करी है, ठीक है ना, घबराइएगा मत। तो आपको मैंने साउथ ईस्ट एशिया में पढ़ने वाली कुछ इंपॉर्टेंट सीज के बारे में मैंने बता दिया है, क्लियर है। तो ये वाला मैंने पोर्शन अभी इससे पहले वाली स्लाइड में कवर कर दिया था, आप देख रहे हैं, गॉट इट। तो आप चीजें हैंड टू हैंड नोट करके चल सकते हैं। आप इसमें कुछ और चीजें मार्क करो, देखो मैं बता रहा था आपको टीन शान, आगे ना टीन शान, तीन शान, नान शान, अल्टाई शान, कुनलून शान इधर आ जाता है, ये देखो कुनलून माउंटेन्स। और यहां पर आ जा आपका इस साइड आ जाता है टियांग शान, ठीक है, देखो ये अल्टून शान आ गया, दिस इज अल्टून शान। अल्टाई माउंटेन्स अलग है, देखो ये अल्टाई है, अल्टून शान अलग है, कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है। अच्छा, इसके बाद आप मार्क करेंगे जैसे हिंदू कुश, ये पर्टिकुलर जो इंडिया की जो है ना बेटा, इंडिया की जो है इसको मैं अलग से इंडियन फिजियोग्राफी में बताने वाला हूं, उसमें मैं आपको मेंशन करूंगा हिंदू कुश, सॉल्ट रेंज, सुलेमान रेंज, किरथार रेंज, आपकी टीन शान, कुनलून शान, काराकोरम, लद्दाख, जस्कर, वो सब मेंशन करूंगा उसमें। तो इसलिए वो चीज में इंडियन फिजियोग्राफी को मैं यहां नहीं बता रहा हूं, ओके। अच्छा, कुछ और चीजें, ये पार्ट आप देख रहे हो ईरान का, तो ईरान के साइड में आप देख रहे हो पर्शियन गल्फ। तो ये जो पर्शियन गल्फ है इसी पर्शियन गल्फ के, और ये आपको दिख रहा है गल्फ ऑफ ओमान, इसी के बीच में यहां पर लाई करता है एक स्ट्रेट जिसे कहा जाता है स्ट्रेट ऑफ हरमूज। क्या बोलते हैं बेटा? स्ट्रेट ऑफ हरमूज, ठीक है, ध्यान रहेगा ये स्ट्रेट ऑफ हरमूज। तो इस मैप में जो कुछ इंपॉर्टेंट चीजें आप ध्यान रखें। अच्छा, एक चीज और, ये आपको मालदीव्स भी ध्यान रखना है। मालदीव्स इज ऑल्सो इन इंडियन ओशन एंड मालदीव्स इज पार्ट ऑफ एशिया। मालदीव्स किसका पार्ट है? एशिया का पार्ट है, क्लियर हुआ। इस मैप की सारी चीजें आपके सामने जो है, देखो ये लिख रखा है, देखो होकाइडो, चेक करो, होकाइडो, होन्शु, शिकोकू और कुशु, ठीक है ना। तो ये चारों आइलैंड आपको मैंने अभी बताए थे, वो यहां मैंने मेंशन कर दिए। ये ताइवान स्ट्रेट आ गई आपकी, और ताइवान स्ट्रेट मैंने बताया, ताइवान का पुराना नाम फार्मोसा मैंने बता दिया है, ओके। चलिए आगे बढ़े। अच्छा, अब ये आपका मैंने मैप आपको दिया है कुछ चीज और बताने के लिए, जो मैप्स थोड़ा और क्लियर हो जाए। पूरा इंडियन ओशन यहां आपको दिख रहा है, दिस इज इंडियन ओशन। अब ये इंडियन ओशन में आप देख पा रहे हैं, अगर कोई आपसे पूछे कि बताओ मॉरिशियस कंट्री कहां है,
आप कहेंगे इंडियन ओशन में। सिशल्स कहां है? इंडियन ओशन में। मालदीव्स कहां है? इंडियन ओशन में। मेडागास्कर कहां है? इंडियन ओशन में। तो वो कैसे पता होगा? जब आपके सामने मैप होगा, दिस इज इंडियन ओशन, तो आप देखो सबसे पहली चीज, दिस इज मेडागास्कर, दिख रहा है? देखो ये रियूनियन आइलैंड दिख रहा है, मॉरिशियस आ गया, मॉरिशियस, ठीक है। मालदीव्स मैंने आपको बता ही दिया, ये मालदीव्स, मॉरिशियस, मेडागास्कर, ये तीनों कहां पर हैं? ऑल आर इन इंडियन ओशन। अच्छा, मैंने एक वर्ड लिया, एक शब्द प्रयोग किया, रीयूनियन। व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ रीयूनियन? ये जो रीयूनियन है ये कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी से संबंधित है। रीयूनियन नाम का जो आइलैंड है, यही पर्टिकुलर आइलैंड वो स्पॉट है, वो जगह है जो जब इंडिया, साउथ इंडिया अफ्रीका से अलग होकर के ये एशिया की तरफ चला, तो ये जब रास्ते से रीयूनियन आइलैंड के ऊपर से होकर गुजरा, तो इसी पर्टिकुलर जगह से वॉल्केनिक इरप्शन हुए, और उसी वॉल्केनिक इरप्शन, ज्वालामुखी उद्गार की वजह से जो आपका डेक्कन ट्रैप है वो बना है। ध्यान रहेगा ये। तो ये रीयूनियन आइलैंड आपकी कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी से जुड़ा हुआ एक इंपॉर्टेंट फैक्ट था जो मैंने आपको यहां पर मेंशन कर दिया। क्लियर हुआ? ठीक है ना। तो और आपको मैंने ये भी बताया है कि पेपर में क्वेश्चन इस तरह का भी आ जाता है कि इंडियन ओशन जो है, इंडियन ओशन में कौन कौन सा पर्टिकुलर आइलैंड्स लाई करते हैं, और यहां पे कुछ फैक्ट्स भी मेंशन है कि कुछ आपके इंपॉर्टेंट आइलैंड्स किसकी टेरिटरी है, फॉरेन टेरिटरी, जैसे रीयूनियन आइलैंड फ्रांस की टेरिटरी है, ये भी लिखा हुआ है। एक लास्ट पॉइंट इस पिक्चर को लेके, मैंने आपको बताया कि यह है स्ट्रेट ऑफ हर्मूज। तो यहां पर एक चीज और बता दूं, ये रेड सी देख रहे हो, रेड सी, ये गल्फ ऑफ एडन, तो इन दोनों के बीच में यहां पर भी एक गल्फ है, इसको कहते हैं, सॉरी स्ट्रेट है, उसको कहते हैं स्ट्रेट ऑफ बाब एल मांदेब। आपके पेपर में क्वेश्चन आ चुका है, स्ट्रेट ऑफ बाब ए मांदेब, ठीक है। तो ये बाब एल मांदेब नाम की स्ट्रेट रेड सी और गल्फ ऑफ एडन के बीच में है, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट। ओके, नाउ आपको मैंने पहले ही मेंशन कर दिया, देखो यहां पर, ठीक है, बताया था ये है आपका सेंट्रल एशिया। दीज आर सेंट्रल, ये सेंट्रल एशियन कंट्रीज है जो आपको पता होने चाहिए। और सेंट्रल एशियन कंट्रीज में आपको बीच बीच में लेक्स दिख रहे हैं। जैसे अगर क्वेश्चन आ जाता है कि बताए कैस्पियन सी कितने कंट्रीज के संग बॉर्डर शेयर करता है, तो आप कहेंगे 5। आप गिनो, यहां पर ईरान 1 2 3, पहली ईरान हो गई, दूसरी तुर्कमेनिस्तान हो गई, तीसरा कजाकिस्तान हो गई, देन इधर आपकी जॉर्जिया हो गई और अजरबैजान हो गई। गॉट इट? तो आपको थोड़ा ध्यान होना चाहिए कि कैस्पियन सागर किसके साथ बॉर्डर शेयर कर रहा है, तो तभी तो पता होगा जब आप उसको थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे। आप यहां देख लो, दिस इज एराल सी, आप यहां देखो लेक बलकश, और इसी के आप जो है नॉर्थ ईस्ट की तरफ जाएंगे तो लेक बैकाल आ जाएगा। ओके, अब ये जो आपकी सेंट्रल एशिया है, ये सेंट्रल एशियन कंट्रीज कौन सी हैं? जब यूएसएसआर टूटा था तो तब ये कंट्रीज बनी थी, यूएसएसआर के टूटने से ये कंट्रीज बनी थी। ओके ना। तो ये देखो, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, तजिकिस्तान, किर्गिस्तान, ये मैंने सब मेंशन कर दिया है, एंड विद देयर कैपिटल्स। देख रहे हो, ये कैपिटल्स भी मेंशन है, आप देख लो, कैपिटल्स भी मेंशन है। तो अभी आपने सुना होगा कि हमारे देश के जो प्रधानमंत्री हैं वो इन सेंट्रल एशियन कंट्रीज में होकर आए थे, इजंट इट? तो ये पता होना चाहिए ना आपको कि कहां कहां पर होकर आए हैं। ओके, आपने नाम सुने होगी समरकंद, तो समरकंद इज इन उज्बेकिस्तान। कहां पर है? उज्बेकिस्तान। और मैंने आपको बताया सेंट्रल एशिया से ही आर्यंस का आगमन हुआ था भारत में। ओके, चलिए नेक्स्ट। अब हम यहां पर मैंने आपको बताया है, दिस इज योर साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज, वो आप मार्क करेंगे म्यांमार। म्यांमार का पुराना नाम तो आप मार्क करेंगे बर्मा, ठीक है। इसी के पूरब में चलेंगे तो यहां पर आपका आएगा थाईलैंड। थाईलैंड के बाद आपको यहां पर आएगा कंबोडिया, और कंबोडिया में आपने सुना होगा, कंबोडिया का नाम लेते ही आप कभी भी इसका नाम नहीं भूल सकते हैं, अंगोर वाट टेंपल। कहां पर है बेटा? कंबोडिया में, ठीक है ना। अच्छा, एक चीज और आपको बता दूं कि अगर कोई आपसे पूछे कि साउथ ईस्ट एशिया, साउथ एशिया का सबसे बड़ा जो लेक है उसका नाम क्या है? टोनले सैप लेक, और ये कंबोडिया में है। कहां पर है? कंबोडिया में। ध्यान रहेगा बेटा, जो टोनले सैप लेक है, इट इज इन कंबोडिया। अच्छा, ये आपकी म्यांमार, थाईलैंड, कंबोडिया, लाओस, वियतनाम, ध्यान रहेगा ये। और इनकी कैपिटल्स ध्यान रखना, जैसे हनोए, वियतनाम की कैपिटल क्या हो गई? हनोए, और वहीं कंबोडिया की कैपिटल क्या हो गई? नॉमपेन। तो आपको अरेंज करने के लिए आ सकता है उत्तर से दक्षिण। नाउ ये आपका मलेशिया है, ये जो नीला पार्ट है देख रहे हो, मलेशिया। और मलेशिया के नीचे ही यहां पर एक छोटा सा ये जो आइलैंड का जो टेरिटरी देख रहे हो, दिस इज सिंगापुर।
और मैंने यहां पर देखो मार्क किया येलो कलर से, जहां जहां येलो कलर है वो इंडोनेशिया की टेरिटरी है, ये इंडोनेशिया की। अब इसी इंडोनेशिया के ऊपर वाला पार्ट मलेशिया और इसका रेड वाला पार्ट ब्रुनई। और यहां पर देखो इंडोनेशिया का एक ये वाला पार्ट येलो, ये क्या है आपका इंडोनेशिया, लेकिन इसका ये वाला पार्ट क्या है ईस्ट तिमोर। तो ये डायग्राम आपके लिए बड़ा यूजफुल है, जिससे आपको क्लियर हो रहा है कि किस पर्टिकुलर कंट्री की टेरिटरी कहां तक है। अगर क्वेश्चन आ जाता है कि इंडोनेशिया किन के संग बॉर्डर शेयर करता है, यहां आपको क्लियर हो रहा है। इंडिया के नेबरिंग इंडोनेशिया की नेबरिंग कंट्री में आपका देखो सिंगापुर आ रहा है, मलेशिया आ रहा है, ब्रुनई आ रहा है, फिलीपींस आ रहा है, ईस्ट तिमोर आ रहा है, उधर पपुआ न्यू गिनिया भी आएगा जब हम पढ़ेंगे ओशनिया, इजंट इट। तो ये पर्टिकुलर मैप बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो दिस इज फिलीपींस, फिलीपींस की कैपिटल क्या है मनीला। मनीला में क्या है, तो मनीला में ध्यान रखना इट इज अ प्लेस ऑफ हेडक्वार्टर्स ऑफ एशियन डेवलपमेंट बैंक। एक चीज और बता दूं, मनीला में ही इंटरनेशनल राइस रिसर्च सेंटर भी है। क्या है इंटरनेशनल राइस रिसर्च सेंटर। तो जब आप कोई पर्टिकुलर चीजें पढ़ते हैं तो बेटा उससे संबंधित सारी चीजें आपके माइंड में एकदम क्लिक हो जानी चाहिए कि यार ये तो हमने जीके में ये भी पढ़ा था, इसके बारे में ये विशेषता है। और मैंने आपको अभी बताया फिलीपींस का सबसे बड़ा आइलैंड है लुजोन, दिस इज द पार्ट ऑफ दिस, ये लुजोन इज द लार्जेस्ट आइलैंड ऑफ फिलीपींस। ओके, और अभी रिसेंटली एक क्वेश्चन भी शायद करंट अफेयर्स में आपने पढ़ा होगा कि फिलीपींस ही जो है अपनी कैपिटल चेंज कर रहा है। वाई? ड्यू टू ग्लोबल वार्मिंग, सी लेवल के बढ़ने की वजह से जो है ये अपनी कैपिटल चेंज कर रहा है। ओके, चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ओके नाउ ये बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगेगा इस पर्टिकुलर मैप में, आपको यहां पर सिर्फ मैंने बताया है मंचूरियन, ये नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया उसमें ढंग से नहीं दिख रहा था, तो ये आपकी बीच की बाउंड्री है। ये पोर्शन आपका नॉर्थ कोरिया का, ये साउथ कोरिया का, ये येलो सी, और यहीं पर एक समुद्री जलधारा मैंने आपको बताई थी सुशीमा, ओशन करंट, और यहां पर सुशीमा नाम का एक स्ट्रेट भी है। कौन सा है? स्ट्रेट, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट, इसके बाद ये आपका आगे मिडल ईस्ट कंट्रीज। अब ये मैप आपको मैंने इसलिए दिया है आपको पता हो, देखो रेड सी सबको पता है, ठीक है, गल्फ ऑफ स्यूज भी सबको पता है, लेकिन यहां पर आपको ध्यान रखना है ये है आपका गल्फ ऑफ एडन, सॉरी गल्फ ऑफ, माय मिस्टेक, गल्फ ऑफ अकाबा, गल्फ ऑफ अकाबा। और गल्फ ऑफ अकाबा से ये इजराइल टच कर रहा है। और ये वाला पोर्शन देख रहा हूं, ये जो मैं ब्लू कर रहा हूं, दिस इज सिनाई पेनिनसुला। और ये सिनाई पेनिनसुला जो है इट वॉज वंस अप, इस पर पहले इजराइल ने कब्जा कर लिया था, तो इजराइल की इजिप्ट से लड़ाई हुई, बाद में फिर इनके बीच में सुलह हुई, तो ये सिनाई पेनिनसुला जो है इजराइल ने इजिप्ट को वापस दे दिया। तो इसीलिए इजिप्ट का ये वाला हिस्सा एशिया में पड़ता है, ध्यान रखना एशिया कॉन्टिनेंट में पड़ता है। तो ये जो आपका सिनाई है, ये सिनाई पेनिनसुला, ये इजिप्ट का पार्ट है। अगर कोई आपसे पूछे कि कोई और ऐसी कंट्री है जो यूरोप और एशिया में, एशिया से बाहर भी पड़ती है, तो ध्यान रखना तीन चीजें ध्यान रखेंगे आप। पहला, सबको पता है रशिया, रशिया एशिया में भी है यूरोप में भी है। दूसरा मैंने आपको बता दिया इजिप्ट, इजिप्ट का ये पार्ट एशिया में है और मैक्सिमम पार्ट आपका अफ्रीका में है। तीसरा आप ध्यान रखेंगे टर्की, तो टर्की का मैक्सिमम पार्ट एशिया में है, लेकिन टर्की का छोटा हिस्सा, छोटा सा हिस्सा 4% मानकर चलो, जैसे आपने एक सिटी सुनी होगी इस्तांबुल, तो टर्की की एक इंपॉर्टेंट मेट्रोपॉलिटन सिटी है जिसको आप सब जानते हैं इस्तांबुल। तो वो इस्तांबुल जो है इट लाइज इन यूरोप, और इसीलिए टर्की को यूरोप का सिख कंट्री भी कहा जाता है। अच्छा, कोई आपसे पूछे इस्तांबुल का पुराना नाम बताओ फटाफट, तो बड़ा अजीब सा नाम है कॉन्स्टेंटिनोपोल, ठीक है, तो उसका पुराना नाम क्या है? कॉन्स्टेंटिनोपोल। ओके, ध्यान रखना ये पुराने नाम भी पेपर में क्वेश्चन आते रहते हैं। एनीवेज, तो मेरे को इंपॉर्टेंट क्या था आपको बताना, गल्फ ऑफ अकाबा, सिनाई पेनिनसुला इजिप्ट का पार्ट है। और देख लो ये यहां पे आपको थोड़ा क्लियर हो रहा है, इजराइल का पोर्शन देख रहे हो, ये इजराइल का पोर्शन, ये देखो ये इजराइल का पोर्शन है, गॉट इट। और यहीं पर आपको दिख गया, देखो दिस इज लेबनान, दिख रहा है लेबनान वाला पार्ट, ये सीरिया वाला पार्ट, ये जॉर्डन वाला पार्ट, दिख रहा है ना। तो थोड़ा पिक्चर क्लियर हो रही है। ये है आपका सऊदी अरेबिया, ये आपका यमन, ये ओमान, अब आप देखो ये है आपका यूएई, ये है आपका कतर, और ये बहरीन, छोटा सा आइलैंड आपका बहरीन, और ये आपका कुवैत। तो वो आपकी मिडल ईस्ट कंट्रीज दिमाग में छप जानी चाहिए कि भाई कहां कहां तक उसकी टेरिटरी फैली हुई है। ओके, देख पा रहे हैं आप।
अबू धाबी एंड ऑल, ये सब उसमें मैंने मार्क करा है, दुबई, ये सब चीजें मार्क करी हुई है। तो एटलस जब आप पढ़ते हैं तो प्रिसाइज रहा करो, ऐसा नहीं कि हमने ऊपर ऊपर से पढ़ लिया। एक बार की मेहनत है, लेकिन अगली बार आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा, दिमाग में एकदम आ जाएगा कि हाँ ये तो मैं पढ़ चुका हूं। आपको रटना नहीं है, सिर्फ उसको ध्यान से पढ़ना है एक बार के लिए, थरली। ठीक है, चलिए, तो दिस पर्टिकुलर मैप, ये आपका रशिया से संबंधित। अब आपको क्या चीजें ध्यान रखनी है, यूराल माउंटेन्स के ऊपर ही कुछ चीजें, जैसे कारा सी, यहीं पर कारा स्ट्रेट भी है, ये लाप्टिव सी। बच्चे जो हैं केवल कॉमन पढ़ के चले जाते हैं कि सी ऑफ जापान, साउथ चाइना सी, इंडियन ओशन, बे ऑफ बंगाल, अरेबियन सी। नो, आपको इन पर्टिकुलर सीज के बारे में भी पढ़ना है। जैसे आपको यहां नदी दिख रही है, ये आपकी रिवर ओब दिख रही है, ये आपकी रिवर लीना, ये कहां फॉल हो रही है, क्वेश्चन आ जाता है। जैसे क्वेश्चन आ जाएगा, यांग्स रिवर एशिया की सबसे बड़ी नदी है, एशिया की सबसे बड़ी नदी है यांग्स रिवर। तो जो यांग्स रिवर है वो कहां फॉल होती है, क्वेश्चन आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन अगर मानो आ गया हुआंगहू रिवर या इरावडी नदी कहां पर फॉल होती है, तो पता होना चाहिए इरावडी नदी कहां बह रही है। ठीक है, मिकोंग नदी कहां फॉल हो रही है। तो इसीलिए मैं बता रहा हूं कि आपको इन नदियों के बारे में पढ़ने के लिए आपको यह भी पढ़ना पड़ेगा ना कि कौन से समुद्र में जाके गिर रही है। तो पहले समुद्र याद करो, फिर नदियों का फ्लो याद करो। तो दिस इज रिवर ओब, दिस इज रिवर लीना। तो पहले आप ध्यान रखें, कारा सी, लाप्टेव सी, ईस्ट साइबेरियन सी, और देखो यहां पर आ गया चुक्की सी, देखो मार्क करा हुआ मैंने, ये चुक्की पेनिनसुला, और यहां पर आ गया चुक्की सी। और इसी के पास है गल्फ ऑफ एनाडिर, दिख रहा है ना, ये गल्फ ऑफ एनाडिर। क्लियर हुआ, यहां पर बड़ा बड़ा मैंने लिख दिया, यहां पे कमचटका पेनिनसुला। ठीक है ना, ये वर्खोयांस रेंज में आपको पहले ही बता चुका हूं। तो मैंने मोटे मोटे तौर पर रशिया का भी पोर्शन बताया है जो इंपॉर्टेंट है, बाकी जो इंपॉर्टेंट नहीं है वो मैंने छोड़ दिया। ठीक है ना, मैप में बहुत सारी चीजें दिख रही हैं, पर आपको ये सीखना पड़ेगा कि मेरे काम की चीज है। मैं ये तो ना कह रहा हूं आप ये भी याद करो, ये भी याद करो, आप ये सब भी याद करो। आपके काम की चीज क्या है वो मैं बता रहा हूं। मैप में बहुत सारी चीजें दिखती हैं, अपने काम की चीज को सीखना पड़ेगा। यू नीड टू लर्न कि मैं अपने इस काम की चीज को यहां से उठा सकूं। ठीक है ना, सब कुछ याद करना किसी भी डिफेंस एस्पिरेंट का काम नहीं है। क्या चीजें नहीं पढ़नी है वो धीरे धीरे आपको पता चल जानी चाहिए। ओके बेटा, ओके नाउ यहां आपको मैंने फिर से बताने का प्रयास किया है। देखे तो क्या क्या चीजें छूट गई थी आपकी। हमने नदियों को जो छोड़ दिया था, आप देख पा रहे हैं यहां पर, आप देख रहे हो साल्वीन रिवर, देखो ये साल्वीन नदी, मीकोंग नदी देख पा रहे हैं, ये यांग्स नदी देख रहे हो, यांग्स नदी। ठीक है ना, ये आप देख रहे हो हुआंगहू नदी, येलो रिवर भी कहते हैं, देख रहे हो आप। ठीक है ना, तो ये इसका बहाव आपको ध्यान रखना है। अगर आपको पता ही नहीं होगा कि हुआंगहू, यांग्स, साल्वीन ये कौन कौन सी कंट्री से होती हुई जा रही है और कहां फॉल हो रही है, तो आप क्वेश्चन को सॉल्व भी नहीं कर पाओगे। तो उसके लिए आपको इन नदियों का याद रखना पड़ेगा कि ये कहां से होती हुई उत्तर से दक्षिण जा रही है या पश्चिम से पूरब जा रही है। इसका फ्लो आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है ना, तो आप देख रहे हैं मैंने यहां पर थोड़ा सा नदियों के बारे में डिस्क्राइब करने का प्रयास किया है कि कैसे आप उसको पढ़ेंगे। आप नदियों के बारे में ज्यादातर सिर्फ इंडियन ज्योग्राफी पढ़ लेते हैं, पर बता देता हूं पूरी ज्योग्राफी में आपको फिजिकल ज्योग्राफी सबसे ज्यादा आएगी, जो आपका फिजिकल ज्योग्राफी है। और एनडीए में खासकर आती है आपकी वर्ल्ड ज्योग्राफी। एनडीए में ज्यादातर क्या आती है बेटा, वर्ल्ड ज्योग्राफी ज्यादा आती है। तो इसलिए आपको कह रहा हूं थोड़ा फोकस करें। ओके, चलिए नेक्स्ट आगे चलते हैं। अब ये आपका अगेन थोड़ा सा मैप आपको दिख रहा है, ये जिसमें रशियन फेडरेशन, थोड़ा सा सेंट्रल एशिया का पार्ट। अब आप इतना सारा मैटर कभी याद नहीं कर पाएंगे, तो मेरा पर्पस आपको ये पढ़ाना नहीं है। मैं आपको डिस्क्राइब भी कर रहा हूं कि मैं ये नहीं पढ़ा रहा हूं, मैं आपको कोशिश कर रहा हूं वो चीज मैटर पढ़ाने की जो आपके काम की है। गॉट इट? नेक्स्ट वन देख लो, ये आपका सीरिया का, ये आपका पार्ट आ गया, इजराइल, जॉर्डन, सीरिया। तो आप इसको थोड़ा सा देखना चाहते हैं देख सकते हैं, लेकिन मैं समझता हूं कि ये कुछ आपके मैप्स हैं जो आपको बहुत सारे जो है एटलस में मिलेंगे, लेकिन काम की चीज कौन सी है जो मैं इससे पहले आपको बता चुका हूं। चलिए अब हम बात करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, जैसे मैंने यहां पर लिखे हैं। चाइना, जो चाइना है, चाइना के बारे में मैंने पहली चीज, ये वर्ल्ड का लीडिंग प्रोड्यूसर है बहुत सारी चीजों का। वीट है, जिप्सम है, मतलब मिनरल्स हो चाहे खाने पीने की चीज हो, हर चीज के प्रोडक्शन में बहुत आगे है। तो मैंने यहां मेंशन कर दिया, देखो, द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ फ्रूट, वेजिटेबल्स, गोल्ड, कोल, वीट, राइस, कॉटन, टी, मिनरल्स, ये सीमेंट, ग्रेफाइट, ये सब चाइना के द्वारा ही
इंट्रोडक्शन किया गया था पेपर का, कागज का, प्रिंटिंग प्रेस का और बुक पब्लिश करने का भी जो श्रेय है वो चाइना को ही जाता है। चाइना इज द मोस्ट पॉपुलस कंट्री, ये भी आपको पता होना चाहिए कि मोस्ट पॉपुलस कंट्री भी है, ठीक है। और ध्यान रखना वर्ल्ड की, देखो चाइना में एक भाषा बोली जाती है जिसका नाम है मैंडरीन, ठीक है। ये वर्ल्ड की सबसे ज्यादा बोले जाने वाली भाषा है, ठीक है। और वर्ल्ड का सबसे बड़ा डैम, वर्ल्ड का सबसे बड़ा डैम इन कैपेसिटी इन व्हाट, कितने मेगावाट, करीब 22,000 मेगावाट की कैपेसिटी का डैम, जिसको आपने नाम सुना होगा थ्री जॉर्जेस डैम, वो चाइना में ही है, चाइना ही बना रहा है, ठीक है। देन जापान के बारे में मैंने आपको लिखा हुआ है कि ये वर्ल्ड का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है ट्रक्स और कार का। टोक्यो में आपको बता चुका हूं कि ये सबसे ज्यादा पॉपुलस सिटी भी है, सबसे बड़ी भी है उस पर्टिकुलर जापान में, और इंडस्ट्रियलाइज्ड है, अर्बनाइज्ड है, और होन्शु आइलैंड पर है। फिर जापान का सबसे ऊंचा पर्वत है माउंट फूजी, एक वॉल्केनिक माउंटेन है, ठीक है। अच्छा, अब आप मुझे बताएं कि जैसे आपने सुना होगा हम एक कुछ यूज करते हैं, संज्ञा देते हैं, जैसे मैनचेस्टर ऑफ इंडिया, अहमदाबाद को बोला जाता है, इजंट इट। तो आपने नाम सुना होगा यूएसए में एक जगह है डेट्रॉइट, यूएसए में एक जगह है पिट्सबर्ग, है ना। तो ऐसे ही जो टोक्यो है ये इलेक्ट्रिकल के लिए, इंडस्ट्री के लिए फेमस है, नगोया ऑटोमोबाइल के लिए फेमस है। तो नगोया इज द डेट्रॉइट ऑफ जापान। भाई डेट्रॉइट जो है यूएसए की वो जगह है जो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के लिए फेमस है। वर्ल्ड की टॉप 10 ऑटोमोबाइल कंपनीज डेट्रॉइट में है, ठीक है ना। पिट्सबर्ग को आयरन एंड स्टील कैपिटल कहा जाता है। अमेरिका में, यूएसए में एक स्टेट पड़ता है पेंसिल्वेनिया, वहीं पर जो है पिट्सबर्ग है और वो आयरन स्टील कैपिटल कहा जाता है। तो आप मुझे बताओ कि ओसाका नाम की एक जगह पड़ती है जापान में, उसको पिट्सबर्ग कह सकते हैं हम, क्योंकि ओसाका जो है आयरन स्टील के लिए बहुत वो है फेमस। अच्छा, ध्यान रखना मिनरल्स की बात करें तो जापान में मिनरल्स अवेलेबल नहीं है, जापान में मिनरल्स अवेलेबल नहीं है। तो यहां मैंने कुछ चीजें मेंशन करी है कि टोक्यो इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्री के लिए फेमस है, नगोया ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के लिए फेमस है, ओसाका कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए फेमस है, ठीक है ना। इसको मैंने सिर्फ यहां एग्जांपल दिया है। और नागासाकी जो है शिप बिल्डिंग के लिए फेमस है, ठीक है ना। तो ध्यान रखना कि ये चीजें आपको थोड़ी ध्यान होनी चाहिए कि जापान में कौन सी पर्टिकुलर चीजें किसके लिए फेमस है। अच्छा, बांग्लादेश को सबसे पहली चीज आप ध्यान रखेंगे कि बांग्लादेश जो है इट इज कॉल्ड एज कंट्री ऑफ रिवर्स। बहुत सारी नदियों का जो है स्रोत उस तरफ जा रहा है, तो कंट्री ऑफ रिवर्स भी कहते हैं। और बांग्लादेश के साथ ही इंडिया सबसे ज्यादा बॉर्डर शेयर करता है। कंट्री ऑफ रिवर्स, वर्ल्ड का लार्जेस्ट डेल्टा सुंदरबन डेल्टा बांग्लादेश में ही है। इंडिया बांग्लादेश जो है थोड़ा बहुत इंडिया के बॉर्डर पे भी है, तो वर्ल्ड का लार्जेस्ट डेल्टा यही बनता है। सबसे ज्यादा बॉर्डर शेयर इंडिया बांग्लादेश के साथ ही करता है। मैं लिख देता हूं 4096 किलोमीटर का एरिया, ठीक है। और बांग्लादेश जो है जूट प्रोडक्शन में सेकंड है, फर्स्ट नंबर पे इंडिया है, ठीक है ना। ये आपको कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है जो थोड़ी ध्यान होनी चाहिए, मैंने यहां मेंशन कर दी है। इसके बाद भूटान की बात करें तो पहली चीज, भूटान एक बफर स्टेट है। अब आप कहेंगे सर बफर स्टेट क्या मतलब, क्या होता है? किसी भी दो होस्टाइल कंट्रीज के बीच में जो कंट्री आ जाती है उसे बफर स्टेट कहते हैं। तो भूटान एक लैंडलॉक्ड कंट्री है और हाईएस्ट अमाउंट ऑफ वेजिटेशन भूटान में पाया जाता है। एक पहाड़ी एरिया है, लैंडलॉक कंट्री मैंने आपको बता दी, ये लैंडलॉक कंट्री है, बफर स्टेट है, ठीक है ना। और इसकी जो बाउंड्री शेयर की जाती है भारत के संग वो मैंने मेंशन करी है 699 किलोमीटर। इसके बाद आपने बार बार न्यूज में सुना है डोकलाम विवाद, जिस पर चाइना का बड़ा प्रभाव है। तो ये डोकलाम प्लेट्यू जो है इट इज इन भूटान। कई बच्चों को कंफ्यूजन होती है कि ये डोकलाम प्लेट्यू को जो न्यूज में रहता है ये इंडिया में नहीं, इट इज अ पार्ट ऑफ भूटान जहां पर इंडिया उसकी मदद करता है। इट इज वेरी नियर टू दिस नथुला पास, सिक्किम के पास, ठीक है ना। तो ये आपको मैंने इंफॉर्मेशन कुछ दी है, और भी ऐसी इंफॉर्मेशन मैं आपके संग शेयर कर रहा हूं। देखो, सबसे पहली चीज मैंने ऊपर मेंशन किया है, चाइना और जापान जो है ये वर्ल्ड में सबसे ज्यादा फिश कंज्यूमिंग नेशन है, मेंशन कर दिया मैंने। देखो यहां लिखा है पहली। इसके बाद श्रीलंका का सबसे ऊंचा पर्वत इट इज माउंट पिडुरुटागला, ठीक है, बड़ा अजीब सा नाम है, प्रोनाउंसिएशन में आपको दिक्कत आएगी, माउंट पिडुरुटागला। और भूटान में जो लैंग्वेज बोली जाती है ऑफिशियल लैंग्वेज उसका नाम है जोंका।
इसके बाद म्यांमार का सबसे ऊंचा पर्वत है माउंट हकाका। देखो मैंने यहां मेंशन किया है माउंट हकाका। और जो म्यांमार है इसको कहते हैं लैंड ऑफ माउंटेन्स एंड रिवर्स। इसके बाद जो थाईलैंड है वर्ल्ड का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है रबर का, वर्ल्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ रबर। देन ये जकोटा ट्रायंगल, ये वर्ड कई बार आपका फ्रेज की तरह यूज होता है बिकॉज जो आपकी ईस्ट एशियन कंट्रीज हैं जिसमें आपका एक साउथ कोरिया आ जाता है, जापान आ जाता है और ताइवान आ जाता है, तो इन पर्टिकुलर कंट्रीज की अगर हम बात करें तो मैक्सिमम आपको इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स में मेड इन ताइवान, मेड इन कोरिया, मेड इन जापान मिलेगा। तो इसीलिए इन पर्टिकुलर जापान, साउथ कोरिया और ताइवान को ही कहते हैं जकोटा ट्रायंगल। मैंने मेंशन कर दिया ग्रेट इकोनॉमिक रीजन ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है बेटा। इसके बाद देखो मैंने अभी बताया था कि साउथ ईस्ट एशिया का सबसे बड़ा लेक है टोनले से कंबोडिया में। वर्ल्ड का सबसे खारे पानी का जो लेक है वो वान लेक टर्की में, ये मैं बताया। और ये आ गया आपका वो पॉइंट जो मैंने मेंशन किया था, स्पार्टले आइलैंड जो है, जो डिस्प्यूटेड है, किन कंट्रीज के बीच में डिस्प्यूटेड है, तो मैंने मेंशन करा है चाइना, वियतनाम, मलेशिया, ताइवान, फिलीपींस, ब्रुनई, क्योंकि ये फील्ड है पेट्रोलियम प्रोडक्ट से। उसके बाद मैंने लिखा है यहां पर जकार्ता, जो कि एक सिटी है इंडोनेशिया की, वो जावा आइलैंड पे सिचुएटेड है और इंडोनेशिया की 60% पॉपुलेशन इसी जावा आइलैंड पर रहती है। और यह भी ध्यान रखना, अगर कोई आपसे पूछे इंडोनेशिया जो है वर्ल्ड के सबसे ज्यादा मुस्लिम्स जो रहते हैं वो इंडोनेशिया में है, ध्यान रखना, ठीक है ना। मैक्सिमम पॉपुलेशन ऑफ मुस्लिम्स इज इन इंडोनेशिया, ये अलग से आप नोट कर सकते हैं। मैक्सिमम पॉपुलेशन ऑफ मुस्लिम्स आर इन इंडोनेशिया। इसके बाद मैंने यहां पर बता ही दिया है लुजोन जो है लार्जेस्ट आइलैंड। सुमात्रा में मैंने यहां पर एक चीज मेंशन करी है, मेडान सिटी, ये यहां पर ये एक बंदरगाह भी है यहां पर, तो ये फेमस है एक्सपोर्ट ऑफ रबर एंड वुड। ये ध्यान रखना, पेपर में ये पोर्ट के बारे में भी आ चुका है। फिर ज्यादा ये नॉमपेन, ये कैपिटल है कंबोडिया की, ये मिकोंग नदी पर है, इट इज सिचुएटेड ऑन रिवर मिकोंग। और इंडोनेशिया किसके संग बॉर्डर शेयर करता है, यहां मैंने मेंशन कर दिया है, ये आप चेक कर सकते हैं, आपको मैंने मैप भी दिया है। फाइनली इरावदी नदी, ये जो इरावदी नदी है ये फॉल होती है गल्फ ऑफ मर्तबान में, ठीक है ना, तो आपको ध्यान रखना है गल्फ ऑफ मर्तबान, ठीक है ना। इसके बाद डेड सी मैंने बताया सेकंड सबसे सॉल्टियस्ट वाटर बॉडी है वर्ल्ड की, और ये एक लैंडलॉक्ड सी है। क्या है, लैंडलॉक्ड सी है, जो कि लाई करती है किसमें, इट लाइज बिटवीन इजराइल एंड जॉर्डन। मैंने मेंशन करा है डेड सी लाइज बिटवीन इजराइल एंड जॉर्डन, ठीक है बेटा, क्लियर हो गया। तो आप देखो मैंने कुछ बेसिक फैक्ट्स आपको यहां मेंशन किए हैं। ओके तो मैंने यहां पर कुछ बेसिक फैक्ट्स आपको मेंशन किए हैं, तो इसी में दो तीन चीजें मैं आपके लिए और जोड़ सकता हूं, अगर आप चाहें तो कैसे याद कर सकते हैं। जैसे जकार्ता जो है इसका पुराना नाम है बटाविया, आपको ध्यान रखना है थोड़ा सा। आप एक चीज और नोट कर सकते हैं, अफगानिस्तान में पाई जाने वाली जो ट्राइब है उसमें सबसे इंपॉर्टेंट है पश्तून ट्राइब, ठीक है, एक हजारा ट्राइब, ध्यान रखेंगे, एक पश्तून ट्राइब, एक हजारा ट्राइब, आपको ये ध्यान रखना है। अफगानिस्तान में पाए जो ट्राइब जनजाति है। इसके अलावा आपको थोड़ा सा ये भी मेंशन होना चाहिए कि जो वेटिकन सिटी है, आपने नाम सुना होगा वेटिकन सिटी, और एक आपने कंट्री सुनी होगी स्वीडन, ठीक है। तो जो वेटिकन सिटी और स्वीडन है ये दो ऐसी कंट्रीज हैं जिसने पैलेस्टीन को कंट्री रिकॉग्नाइज किया है, ध्यान रखना, कंट्री रिकॉग्नाइज किया है, ध्यान रखेंगे। वेटिकन सिटी और स्वीडन के द्वारा पैलेस्टीन को कंट्री रिकॉग्नाइज किया गया है। और ये जो पैलेस्टीन है, अब आपको मैं बता दूं इजराइल का जो है, ये इजराइल में ही, आपको मैं मैप में दिखा भी देता हूं, देखो ये पार्ट आपको, अच्छा इसमें और बेटर नहीं दिखेगा, दूसरा मैप दिखाता हूं। हाँ
ये देखो, ये इजराइल का पार्ट है ना, दिस पर्टिकुलर एरिया पैलेस्टीन अब यहीं तक सीमित रह गया है, ये पैलेस्टीन है, ठीक है ना। तो ये जो पोर्शन है ना, ये जो जेरूसलम लिखा है, ये जेरूसलम बहुत ही इंपॉर्टेंट होली प्लेस है, क्योंकि यहां पर आपकी अरब जो है मुस्लिम्स भी हैं, ठीक है, ज्यूज भी हैं और क्रिश्चियंस भी हैं। ध्यान रखना, ये तीन पर्टिकुलर रिलीजन जो है, तीन पर्टिकुलर रिलीजन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होली प्लेस मानी जाती है जेरूसलम। तो ये पूरा पोर्शन पैलेस्टीन का था, तो धीरे धीरे ज्यूज ने इसको कब्जा किया, जो जैसा पढ़ने को मिलता है। तो नाउ इजराइल कंट्री के इस वाले भाग में जो है पैलेस्टीन यहां तक सीमित रह चुका है। तो पैलेस्टीन को एक कंट्री की तरह रिकॉग्नाइज किया है वेटिकन सिटी और स्वीडन ने। ये आप दो चीजें ध्यान रखेंगे, ओके, क्लियर रहेगा आपको। इजिप्ट ने भी इजराइल को कंट्री का दर्जा बाद में दिया, ये सिनाई पेनिनसुला के विवाद होने के बाद, ये भी ध्यान रखना, ठीक है ना। तो मैं उम्मीद करता हूं कि मैंने कोशिश करी है कि मैक्सिमम चीजें आपकी कवर कर दूं, और मैंने आपके इंपॉर्टेंट फैक्ट्स भी इसमें मेंशन करे हैं, तो आप उसको नोट कर सकते हैं। तो अगर आपको लग रहा है कि सर इसमें और डिटेल में जाके आपको पर्टिकुलर मैप में अगर आप बनाएं, तो मैं ऐसा भी कर सकता हूं। मेरे लिए कोई बहुत परेशानी वाली बात नहीं है कि मैं आपका एशिया का मैप बना करके आपको चीजें उसमें डिस्क्राइब भी कर सकता हूं कि बेटा मार्क कर लो, दिस इज माउंटेन रेंज, ये माउंटेन है, ये पर्टिकुलर डेजर्ट है, ये गल्फ है, ये स्ट्रेट है, ये पीक है, ठीक है। बट मैं समझता हूं कि आपको जो इंपॉर्टेंट चीजें जिस पर फोकस करना है, उस पर अगर मैं ज्यादा मैटर पर ध्यान दूंगा तो आपके लिए बेनिफिट होगा। फिर भी आप मुझे कमेंट बॉक्स पे लिख के बता सकते हैं, मुझे अपने मैसेज आप भेजिए, सजेशंस भेजिए, मुझे जहां पर भी लगेगा कि इंप्रूवमेंट करने की आवश्यकता है, मैं डेफिनेटली इंप्रूव करूंगा। बिकॉज आपके पेपर पॉइंट ऑफ व्यू को लेकर के आपको जिस तरह से मुझे लेवल आपका इंप्रूव करना है, उसमें अगर मुझे कुछ सजेशंस अच्छे लग रहे हैं तो डेफिनेटली यू आर मोस्ट वेलकम। बट मेक श्योर आप हमारी वीडियो जो YouTube चैनल पे है, हमारे ग्राउंड जीरो डिफेंस इंस्टीट्यूट का YouTube चैनल है, उसमें जाकर के आप मेरी ओशन करंट्स और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन की वीडियो को भी आप देख सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन दिया है, उस लिंक पर भी आप शेयर कर सकते हैं। और मैं इन पर्टिकुलर कॉन्टिनेंट्स की, जो बाकी कॉन्टिनेंट्स की जो वीडियो है, लेक्चर्स हैं, हम अपनी ऐप पे डालने वाले हैं, तो आप ऐप में जाकर के उसको डाउनलोड करके देख सकते हैं, ठीक है ना। तो बच्चों, आपके अपकमिंग एग्जामिनेशन के लिए मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं, एंड ग्राउंड जीरो डिफेंस इंस्टीट्यूट के साइड से जय हिंद, जय भारत।